Good evening to all of you. Hello, Mandeep. Good evening. आज की क्लास में सबसे पहले तो हम जो पुराने टॉपिक्स हमारे बचे हैं उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक है इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, काफ़ी छोटा है, समझने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पुराने जो टॉपिक्स हैं वो फिनिश करने ज़रूरी है। हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अप्रोचेस शुरू की थी लास्ट क्लास में, तो हम उन्हीं अप्रोचेस को फर्दर आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में उसको फर्दर कवर करेंगे। सो पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्लास में हमने अभी तक सिस्टम अप्रोच अच्छे से कवर कर ली थी, राइट। तो सिस्टम अप्रोच कवर करने के बाद में अब नेक्स्ट अप्रोच पे हम आएंगे, जिसमें रहेगा हमारा next approach is going to be this structural functional approach. हाय हिमानी, बैच नंबर 8 में पीडीएफ मैंने इसलिए अपलोड नहीं की है क्योंकि आप लोगों की अभी एक और क्लास बची है विच इज़ प्लेटोज इवैल्यूएशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्लेटो का इवैल्यूएशन, कार्ल पॉपर का क्रिटिसिज्म, वो सब कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल है हमारी क्लास 1, ठीक है, वो फिनिश करेंगे। उसके बाद ही मैं पीडीएफ अपलोड करूँगी, ठीक है। बट पहले हमारा ये कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो कल होपफुली सुबह मॉर्निंग में आई एम ट्राइंग कि 8 बजे या 8:30 बजे एक क्लास हो 2 घंटे की, जिसमें क्लास नोट्स वाली आपकी सेशन रहेगा। Let me leave a message for that. Actually, I have been told to leave a message. Wait a minute. Hi Mandeep. If today is your first class, I think you should go for the batch number 8. This is batch 7's class. ये बैच 7 की क्लास है, ठीक है। अब बैच नंबर 8 जो लेटेस्ट शुरू हुआ है अभी, वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अभी तक 5 से 6 क्लासेस हुई हैं। तो वो क्लासेस के जितने भी लेक्चर्स मैंने अभी तक लिए हैं, प्लीज़ गो फॉर दैट। तभी बेहतर है। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में आपकी क्लास इसलिए नहीं ले पाई बिकॉज आई वाज एट द डॉक्टर, और मेडिसिन अभी भी कंटिन्यू है, दैट्स वाई। तो बस मैं अभी 3 साढ़े 3 बजे ही वापस आई हूँ हॉस्पिटल से, एंड फिर थोड़ा सा रेस्ट लेकर के फिर आई थॉट दैट आई शुड टेक द सेशन। तो उस हिसाब से अब सेशन ले रही हूँ। ओके, बैच 8 लेना ज़रूरी है क्या? देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से लिख रहे हैं तो बैच 8 लेना ज़रूरी है। अगर हिंदी मीडियम से लिख रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में मैं थोड़ा सा एडिशन, थोड़ा नोट्स का करवा रही हूँ, ठीक है, 1-2 चीज़ें ज़्यादा। हिंदी मीडियम के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इंग्लिश में रहेगा पूरा बैच और ये सब चीज़ें, तो दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हिंदी मीडियम। लेकिन हाँ, जो लोग बैच नंबर 7 में हैं, जो लोग इंग्लिश में पेपर अपना लिखने वाले हैं, बैच 8 की कुछ क्लासेस कर सकते हो।
अच्छा मनदीप, आप हिंदी में लिखने वाले हैं? हाँ, तो फिर हिंदी के लिए जस्ट स्टिक टू दिस बैच ओनली, बैच नंबर 7 में ही रहिए, ठीक है? बैच 8 पढ़ाना ज़रूरी है क्या? अच्छा, हाँ। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ज़रूरी तो देखो कुछ नहीं है, लेकिन पॉइंट इज़ कि मई से पहले सिर्फ एक लास्ट बैच में ले रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस का लास्ट बैच फॉर PSIR। ठीक है, इसके बाद जो भी रहा करेंगे मेरी PSIR की क्लासेस मंथली बेसिस पे, उसमें मैं ज़्यादातर आंसर राइटिंग कराया करूँगी। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो आंसर राइटिंग सेशंस में आ सकते हैं हम सभी। ठीक है, लेकिन तब तक का लास्ट ही बैच है, एंड ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगी उसमें। कोशिश मेरी यही रहेगी कि कम से कम लेसन्स मैं ले पाऊँ हर मंथ, जब तक आपका बैच ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद उनका बैच थोड़ा फिर फुल फ्लेजेड वे में डेली बेसिस पे शुरू हो जाएगा, उनका ऐसे रहेगा। ठीक है, तो मनदीप, रिसेंटली हमारे हिंदी मीडियम के नोट्स हमने यू नो डाउनलोड किए हैं। अ स्टूडेंट इन आवर बैच शेयर्ड ऑल द हिंदी मीडियम नोट्स। तो वो हिंदी मीडियम नोट्स आप टेलीग्राम के ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले टेलीग्राम का बैच नंबर 7 का ग्रुप है, बैच 7 के ग्रुप से आप हिंदी मीडियम का एक अलग से बैच है। ठीक है, छोटा सा ग्रुप है जिसमें 15 to 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उन बच्चों के साथ में आप वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हिंदी मीडियम के नोट्स रहेंगे। उमंग हिंदी मीडियम से हैं, तो उमंग से एक बार पूछ लेना, उमंग शेयर कर देंगे आपको, एटलीस्ट हिंदी मीडियम के नोट्स वहाँ से मिलेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको सब क्लास में से रखनी है। ठीक है। हाँ, 2020 में तो देना ही है, इसीलिए इस हिसाब से मैं थोड़ा कम ही पढ़ा रही हूँ, थोड़ा कम। अब जैसे एक वीक मैंने छुट्टी ली, तबीयत की वजह से काफ़ी रिकवर हुआ, बहुत रिकवर हुआ है। तो इतना वर्कलोड अभी फ़िलहाल तो नहीं है, जब लगेगा मुझे कि वर्कलोड है उस हिसाब से मैं कम कर लूँगी। ठीक है। एडिशनल नोट हिंदी में? अच्छा, हाँ, आप लोगों के एडिशनल नोट्स जो है ना उमंग, वो एडिशनल नोट्स मैंने आपको एक PDF दी थी ना, 1 से 12 तक वाली, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक PDF थी, उसमें काफ़ी चीज़ें एडिशनल थी। ठीक है, तो वो आपका एडिशनल नोट्स का काम करेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेट अ मिनट। हाँ, करंट अफेयर्स मैंने अभी इसीलिए स्टार्ट नहीं किया उमंग, क्योंकि मैं ज़्यादा PPTs पे काम नहीं कर पाई ना, तबीयत खराब की वजह से। तो करंट अफेयर्स का कोर्स स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ से, नवंबर से। नवंबर से मैं शुरू करूँगी, अभी फ़िलहाल नहीं शुरू करूँगी। ठीक है, नवंबर से शुरू। Give me please more specific about the title of the course in which you have added the lesson and want to add the lessons. Wait. देखते हैं, अभी तभी से देखेंगे, PPT वीपीटी सब बाद में देखेंगे, अभी कैसे पढ़ाना है नेक्स्ट ही मंथ शुरू होगा, लेकिन इस मंथ शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, तो बाकी के अप्रोचेस आज कवर करेंगे। जो ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक आपको दिख रहा है, जो आज की क्लास का सेशन का नाम है, वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसको हम अलग से नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमारा प्रेशर ग्रुप्स रहेगा, सोशल मूवमेंट्स टॉपिक रहेगा। ये सभी टॉपिक्स थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं।
ठीक है, अभी अप्रोचेस खत्म करनी बहुत जरूरी है, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच स्टार्ट करेंगे अभी फिलहाल आज की क्लास में और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी सभी अप्रोचेस जो बची हैं उनको भी जल्दी जल्दी कवर करेंगे। हाय हरिता। अच्छा, आप लोगों को अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला बिकॉज आई वॉज नॉट वेल ना, तो इस वजह से मैं आपको नहीं दे पाई थी ग्रुप लिंक। अभी रुकिए, मैं ग्रुप लिंक दे देती हूँ आपको। ये बैच नंबर 7 का ग्रुप लिंक है। ठीक है, दिस इज बैच नंबर 7 लिंक। ये बैच 7 का लिंक है, आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि सिस्टम अप्रोच के बारे में पढ़ा था जो कि डेविड ईस्टन ने दी थी। अब सिस्टम अप्रोच में कुछ कमियां थी जिसके चलते एक नई अप्रोच आगे आई जिसका नाम था स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ठीक है, यानी एक ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे ना तो सिर्फ हम डेवलप्ड कंट्रीज को पढ़ पाए बल्कि डेवलपिंग और दूसरी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको भी पढ़ा जा सके। ठीक है, तो उसके लिए ये जो अप्रोच थी इसमें कुछ लूप होल्स थे, कुछ कमियां थी इसमें, जिसके चलते हम देखेंगे कि आगे दूसरे थिंकर होंगे जिनका नाम है गैब्रियल आलमेंट एंड सिडनी वर्बा। स्पेशली गैब्रियल आलमेंट रहेंगे, गैब्रियल आलमेंट देंगे अपनी नई अप्रोच विच इज स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच। तो ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच थी काफी हद तक वैसे सिस्टम अप्रोच जैसी थी, लेकिन सिस्टम अप्रोच का बेटर वर्जन था, क्योंकि सिस्टम अप्रोच में हमने देखा कि इतनी चीजें डिटेल में नहीं दी गई थी। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में डिटेल में बहुत ज्यादा चीजें बातें बताई जाएंगी। तो उस हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को समझते हैं, गैब्रियल आलमेंड एंड पॉवेल ने दी थी। सबसे पहले इस अप्रोच का पर्पस क्या है? पर्पस इस अप्रोच का है कि एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जिसके थ्रू हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग एरियाज हैं, उन सभी एरियाज को समझ पाए। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी डेविड ईस्टन के जो सिस्टम अप्रोच थी उसमें जितने भी डिफेक्ट्स थे उन लूप होल्स को, उन डिफेक्ट्स को हम दूर कर पाए। हमने देखा कि डेविड ईस्टन ने बहुत सारी ऐसी टर्म्स दी थी जिसको डिटेल में उन्होंने नहीं डिफाइन किया। राइट, धीरज, क्लास का टाइम थोड़ा सा रेगुलर होने में अभी लगेगा। क्यों? क्योंकि कुछ पिछले हफ्ते के 5 सेशंस हमारे नहीं हो पाए हैं। 5 सेशन का सीधा सीधा मतलब है कि हमारे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आई ट्राई कि मैं आपकी दिन में अभी फिलहाल के लिए तो रेगुलर रखूंगी मैं आपका 2 बजे का टाइम जो आपका रहता है आपकी क्लास का। ठीक है, 2 से 3:30 का। लेकिन आगे जा कर के वीकेंड के पास में वंस आई एम डन विद दिस फाउंडेशनल कोर्स, एक बार वो फिनिश हो जाता है तो मैं आपकी एक दिन में 2 क्लासेस भी रख सकती हूँ, सो दैट हम जितने भी हमारे सेशन मिस हुए हैं तो उसमें ऐसा रहेगा। ठीक है, बाकी बैच 8 का भी अगर आप बात कर रहे हो, बैच 8 का हो जाएगा। इनफैक्ट कल बैच 8 की मैं 2 क्लासेस लेने वाली हूँ। अभी मैंने इनसे बात तो की है कि वो जो एक क्लास नोट्स का सेशन एडअप करना है वो एडअप हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए, अदरवाइज कल का एक सेशन रहेगा। ठीक है, हमने देखा था कि जो सिस्टम अप्रोच थी बहुत ही जनरल अप्रोच थी, ज़्यादा उसमें डिटेल में कुछ बताया नहीं, बहुत जनरली लिखा हुआ था। इट डज नॉट हैव द डिटेल्ड व्यू ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स जो उसमें बताए गए थे, उनके फंक्शंस नहीं बताए, पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से डिटेल में नहीं बताया गया। ये सभी उसकी कमियां थी। तो इन सभी कमियों को एड्रेस करने के लिए ही स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच लाई गई। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दी थी गैब्रियल आलमेंट एंड पॉवेल ने। एंड इनका जो सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस था ये काफी लोगों से इन्फ्लुएंस थी। इस अप्रोच को लाने के लिए सबसे पहले तो ये डेविड ईस्टन के मॉडल से ही इम्प्रेस थे, क्योंकि उनका जो बेसिक फ्रेमवर्क था वो इन्हें बहुत पसंद आया। दूसरा, आगे हम लूसियन पाई के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अप्रोच अलग से पढ़नी है, इसीलिए मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ। आगे आएंगे मेलिनोस्क। अब इन्होंने इन्होंने भी फंक्शनलिज्म की बात की थी। फंक्शनलिज्म की मतलब ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे एक्चुअली। तो इनका कहना था कि हर एक सोसाइटी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हर एक सोसाइटी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है और ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि ये फंक्शंस कैसे परफॉर्म किए जाएंगे।
लेकिन परफॉर्म किए जाते हैं। कहीं पे ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं, कहीं पे दूसरे तरीके से हो जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी सी। ठीक है, कुछ फंक्शंस रहेंगे और इसी का पूरा पूरा जो रोल जाएगा वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल। देखो आप, एफ फॉर फंक्शनल, यही नाम में आता है, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल में फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा, वही सब जो लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में था, जो ट्रेडिशनलिस्ट थे, जैसी अप्रोच वो फॉलो करते आए हैं पॉलिटिकल साइंस को लेकर के, डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को, जिस हिसाब से वो आपस में कंपेयर किया करते थे, थोड़ा सा उनसे भी इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये सभी सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस थे। और हम देखते हैं कि फंक्शनल अप्रोच लाई गई, जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को डिफरेंट स्टेज पे बताया गया कि हर एक पॉलिटिकल सिस्टम का पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब जैसे कि यूएसए में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो कंपैरेटिवली एक अलग स्टेज पे है, इंडिया में जो है वो अलग स्टेज पे है, पाकिस्तान में जो है वो अलग स्टेज पे है। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम के उनके फंक्शन पे डिपेंड करके अलग अलग स्टेजेस पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं। जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी है, इंडिया में तो फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी है। नेपाल में जो डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई वो बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है आज भी। ऐसे ही रिसेंटली म्यांमार में 2015 में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई, वो भी बहुत नेसेंट स्टेज में है। ठीक है, तो वो फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो स्टेजेस बहुत डिपेंड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं, सभी उसी को बताया है इन्होंने। तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच थी, ये फंक्शनलिज्म पे ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देगी एंड सिस्टम मॉडल को ही यूज़ करके, उसी का फ्रेमवर्क यूज करके फर्दर थोड़ा इलेबोरेट करके ये अप्रोच गैब्रियल आलमेंट देंगे। तो आलमेंट ये क्लेम करते हैं कि कुछ जो पॉलिटिकल फंक्शंस होते हैं, देर आर सर्टेन पॉलिटिकल फंक्शंस जो हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि चाहे आप किसी कंट्री में चले जाओ, यूएसए में चले जाओ, ठीक है, इंडिया में चले जाओ, अफ्रीका की किसी कंट्री या यूरोप की किसी कंट्री में जाओगे आप, तो ये कुछ फंक्शंस हैं, ये फंक्शन सभी वहां पर कॉमन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जैसे डेविड ईस्टन ने क्या दिया था, इनपुट आउटपुट अप्रोच दी थी। एक इनपुट में कुछ डिमांड्स और सपोर्ट जाएगा और फिर फर्दर पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर पे होगा और आउटपुट निकलेगा उससे। ठीक है, कोई डिसीजन या कोई भी पॉलिसी निकल के सामने आएगी। सेम चीज ऐसे ही यहाँ पर बताई गई, लेकिन थोड़ा सा और इलाबोरेट करके बताया गया इसको। इनपुट साइड पे इन्होंने बोला, रादर देन डिमांड और सपोर्ट की बजाय, डिमांड एंड सपोर्ट की बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे डिमांड एंड सपोर्ट की बजाय फंक्शंस होंगे, कुछ फंक्शंस और उनके स्ट्रक्चर बताएंगे कि कौन कौन से फंक्शंस कौन कौन से स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि, वेट मिनट, जैसे कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट एग्रीगेशन है एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो सोसाइटी में पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोगों को सोशलाइज करना है, लोगों को पॉलिटिक्स, ताकि जो सोसाइटी में लोग रहते हैं पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उनको पता होना चाहिए, कैसे वो अपने राइट्स को फर्दर डेवलप कर सकते हैं। तो इसका काम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, कोई ऐसा उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा जो काम कर रहा होगा। जैसे कि इन केस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में, अभी आपको ये देखो, ये डायग्राम आपको बनाना है और इसी को आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन भी करना है। तो जैसे डेविड ईस्टन ने इनपुट बताया था, आउटपुट बताया था, बिल्कुल वैसा ही है। सेंटर में पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, इनपुट साइड में ये कुछ फंक्शंस की बात करते हैं कि 4 फंक्शंस होते हैं और उसको 4 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये जो सर्कल में दिख रहा है ये है आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जैसे कि ये स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज स्ट्रक्चर एंड ये फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। अब किसी भी कंट्री में जाओ ये सेम चीज होती है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। आपकी जो सोच है कि आप बीजेपी को या कांग्रेस को, अभी रिसेंटली
इलेक्शंस हो रहे हैं काफ़ी स्टेट में, महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए हैं एंड हरियाणा में इलेक्शंस हुए हैं। सो व्हाट वी सी इज कि यहाँ पर सबसे पहले पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि आप किसी भी पार्टी को कभी भी वोट करते हो तो आप अपनी फैमिली से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हो कि आपकी फैमिली किसको वोट कर रही है। तो इसमें स्ट्रक्चर में आ जाएगा फैमिली, या आपके जो फ्रेंड्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, आपका स्कूल आपको क्या पढ़ा रहा है उससे इन्फ्लुएंस होते हो, आपके नेबर्स जो होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनकी क्या राय होती है, उनसे आप काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हो। तो पॉलिटिकली सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि कौन सी पार्टी को आपको वोट करना है, या कौन सी किस किस आप मुद्दे पे बात करना चाहते हो, कौन सा मुद्दा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपकी इस स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस होती हैं, फैमिली से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से या आपके नेबरहुड से। तो एक तो इन्होंने ये बताया कि एक फंक्शन होता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का, दूसरा होता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का दूसरा फंक्शन होता है, हर एक सोसाइटी में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एक फंक्शन परफॉर्म होता है। जब भी सरकार कोई भी नई पॉलिसी लेकर के आती है, कोई नया डिसीजन लेती है, तो हमेशा मास मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। तो उसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या यूज किया जाएगा, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, आपका न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है, इन्हीं इन्हीं सभी के थ्रू, या एडवर्टाइजमेंट हो गई, या रेडियो के थ्रू, मास मीडिया के थ्रू पॉलिटिकल कम्युनिकेशन किया जाता है। हर सरकार ऐसा करती है, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन किया जाता है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कैसे? देखो, आपको लगता है कि इंडिया में ये किया जाना चाहिए, सपोज कुछ भी किया जाना चाहिए, एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ किया जाना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है प्रेशर ग्रुप्स कैसे एक्टिव हैं। अगर ऐसे प्रेशर ग्रुप्स एक्टिव हैं जो वुमेन के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में वुमेन के मुद्दे ज़्यादा उठाए जाएंगे कि वुमेन को ज़्यादा और फ्रीडम देना चाहिए। इनको लगता है प्रेशर ग्रुप्स में एनवायरमेंट फ्रेंडली कुछ होना चाहिए, तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोगों को उस और आकर्षित किया जाएगा उनका ध्यान, जहां पर जो मुद्दा गहन लगता है प्रेशर ग्रुप्स को। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे? ऐसे ही होता है इंटरेस्ट एग्रीगेशन, ये करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो हम देखते हैं ऐसे चार प्रकार के इनपुट होते हैं, फंक्शंस होते हैं हर एक सोसाइटी में। हर एक सोसाइटी में चार प्रकार के कुछ फंक्शंस होते हैं जो हर एक सोसाइटी फॉलो करती है, चाहे यूएसए हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, सभी फॉलो करते हैं। और बस इसमें कैसे वो फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है ये वेरी करेगा, जिसके चलते हम देखेंगे कि डिसीजन जब लिया जाएगा, अगर इनपुट ही वेरी कर रही है यहाँ पर, तो पॉलिटिकल सिस्टम का डिसीजन लेने का तरीका भी अलग होगा, अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिसीजन भी अलग तरीके से लिया जाएगा। और इसीलिए हमारे यहाँ पे रूल्स अलग होंगे और दूसरी कंट्री में सेम मुद्दों को लेकर के रूल्स अलग होंगे। अंडरस्टूड? जैसे कि यूएसए में हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के इनको लगा कि बहुत ही ज्यादा गहन मुद्दा है, तो हमने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो ओबामा की थी पार्टी, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी ने ओबामा केयर शुरू किया। रिपब्लिकन पार्टी ने ये एजेंडा बनाया, इंटरेस्ट एग्रीगेशन किया, जब वो पावर में आ गए, पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट हो गए, तो उसके बाद इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस को ओबामा केयर नाम से स्टार्ट किया, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज में जब ट्रम्प की पार्टी आएगी, विच इज द डेमोक्रेट पार्टी, तो उनको ये चीज सही नहीं लगेगी, तो वो ये चीज हटा देंगे, तो पॉलिटिकल सिस्टम का वो पार्ट होंगे। तो हम देखते हैं कि अगेन यहाँ पे कन्वर्जन होगा, लेकिन वो इन फंक्शंस पे डिपेंड करता है, इन स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से वहां पर डिसीजन लिए जा रहे हैं। आया समझ? मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर सरकार कोई एक पॉलिसी लेकर के आती है, और पॉलिसी में हमने मास मीडिया में एक दो बार ही छाप दिया, ठीक है, न्यूज़पेपर में, कि ये सभी जो पेंशन मिलेगी सभी को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो 60 से ऊपर है, सभी को 30,000 पेंशन मिलेगी पर मंथ, फॉर एग्जाम्पल। एक दो बार छाप दिया, ठीक है, उसकी वो भी बता दी न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स वगैरह में बता दिया, दैट्स इट। उसके बाद कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो उस टाइम पे न्यूज़ नहीं फॉलो कर रहे हैं, या ऐसा कुछ होता है तो उनको नहीं पता चलता है।
तो सरकार किस तरीके से पॉलिटिकली कम्युनिकेट कर रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मास मीडिया में कितना ज़्यादा किया जा रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, कितनी डिबेट हो रही है, ये भी काफ़ी हद तक चेंजेस लेकर के आता है, जिसकी वजह से एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में डिफरेंसेस डेवलप होते हैं। समझ में आया ये चीज़? मैंने आपको 4 फंक्शंस बताए हैं हर एक कंट्री में जो फॉलो किए जाते हैं, और ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और सेंटर में हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम ही रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम के पास में एक यूनिक फंक्शन है कि ये बाइंडिंग डिसीजन लेता है, इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है, इसीलिए सेंटर में पॉलिटिकल सिस्टम। कन्वर्जन के बाद, प्रोसेस के बाद में ये फाइनली आउटपुट देगा, या तो रूल बनाया जाएगा कोई, या रूल को, उसी रूल को जो बनाया जा रहा है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या एडजुडिकेशन में जा सकता है जिसमें जुडिशरी आएगी। इनके भी अपने अपने स्ट्रक्चर्स होंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे डेविड ईस्टन ने बताया था कि सेंटर में पॉलिटिकल सिस्टम होगा, यहाँ पर कुछ डिमांड जनरेट की जाएगी और वो डिमांड रहेगी, उसको कुछ सपोर्ट दिया जाएगा, और ये फाइनली फिर प्रोसेस करके आगे जा करके आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये इनपुट साइड थी, ये आउटपुट साइड थी, इसी का कुछ आउटपुट निकलेगा, और इसी में भी फीडबैक लूप एक रहेगी, और ये स्मूथली आउटपुट साइड पे और इनपुट साइड पे फंक्शन एंड स्ट्रक्चर दोनों पे बेस किया जाएगा। बस यही है हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का बस ये एडवांटेज ये था, सिस्टम अप्रोच से ये बेहतर इस तरीके से था कि स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस और ज़्यादा डिटेल्ड व्यू में इसमें डील किया गया, जो कि पॉलिटिकल सिस्टम को भी काफ़ी अच्छे से उनके स्ट्रक्चर फंक्शन सब कुछ बताए गए। तो ये कंपेयर अगर करना है तो बेटर टूल है, सिस्टम अप्रोच से तो ज़्यादा बेहतर है। कैसे बेहतर है? देखो, डायग्राम में तो विजिबल नहीं है ये चीज़, लेकिन थ्योरी में ये एज्यूम किया जाता है कि इसमें इसने यही एज्यूम कर दिया कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज या डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स जो होते हैं, जैसे यूएसए हो गया और इंडिया हो गया, ये डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे है। ठीक है, इनका जो प्रेशर ग्रुप है, जैसे यूएसए का प्रेशर ग्रुप किसी दूसरे प्रेशर ग्रुप्स हमको दिखते हैं, वो किसी तीसरे मुद्दे पे बात करते हैं, तो इनका जो प्रेशर ग्रुप्स का मुद्दा है वो अलग होगा, इंडिया वालों का जो प्रेशर ग्रुप का मुद्दा है वो थोड़ा अलग होगा। ठीक है, तो इसी को बताते हैं कि इसी तरीके से सारा पूरा डिफरेंस आ जाता है, तभी हम देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में क्यों इतना बड़ा गैप आ जाता है। आई बात समझ? डिड यू अंडरस्टैंड इट? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes टू आस्क योर डाउट्स। कुछ भी जो लगे कि कनेक्ट नहीं कर पाए हैं हम, ये थोड़ा बुकिश लग रहा है हमको, या इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है जो दिमाग में आ रहा है, आप पूछ सकते हैं। हियर टू सॉर्ट आउट दीज थिंग्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है आपको दो कंट्रीज को, दो रीजन्स को, स्पेशली वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न और सोशलिस्ट कंट्रीज, उन दोनों के बीच में आपको ये पता करना है कि क्यों इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट की पावर और यूएसए के प्रेसिडेंट की पावर कैसे डिफरेंट है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री है, उनके यहाँ प्रेसिडेंशियल है, इतना नहीं जाना है फैक्चुअल में, रादर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में इसको कवर करना है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे हम देखते हैं कि ऐसा क्या चीज़ आ जाती है जो जिसकी वजह से इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, कि डेवलपमेंट में ही डिफरेंस आ जाता है। तो दिक्कत ये आ रही थी कि अप्रोचेस नहीं बची थी कि कौन सी ऐसा मेथड लगाए जिससे हम दोनों को स्टडी कर सकें, क्योंकि पुरानी जो अप्रोचेस थी वो सभी आउटडेटेड हो चुकी थी, वो सभी सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से थी, जो नई कंट्रीज आ रही थी उनके पर्सपेक्टिव से नहीं आ पाई थी। तो इसीलिए हम देखेंगे कि नई नई अप्रोचेस आएंगी, जिसमें से हमने एक सिस्टम अप्रोच खत्म कर ली एंड एक स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच खत्म कर ली। तो जैसे सिस्टम अप्रोच का जो क्रिटिसिज्म था, एज इट इज सेम क्रिटिसिज्म इन्हीं का भी है। सेम क्रिटिसिज्म है, ट्रेडिशनलिस्ट का क्रिटिसिज्म एंड मार्क्सिस्ट का क्रिटिसिज्म, कुछ नया नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं किया, ज्यादातर एज इट इज ही सेम ही चीज बता दी, ज्यादा थोड़ा डिटेल में बता दिया, लेकिन उसको और फर्दर डिटेल में उसका क्या यूजेज है, जैसे कि इन्होंने बताया पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड ऑल, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया, इन सब चीजों को इतना ध्यान से नहीं डिस्कस किया गया इस अप्रोच में। तो वही सब क्रिटिसिज्म में आप सेम चीज लिख सकते हो, जो
सेम बातें हमने सिस्टम अप्रोच में लिखी थी। ठीक है, अब आते हैं हमारे थर्ड अप्रोच पे, विच इज द पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच का मतलब होता है कि पॉलिटिक्स तो होगी ही होगी, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ में सोसाइटी, सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू सोसाइटी, राइट। सोशियोलॉजी का जो आपका डिसिप्लिन है वो सोसाइटी को अच्छे से स्टडी करता है, सोसाइटी में क्या चीज़ें हो रही हैं उसको अच्छे से स्टडी किया जाता है किसी केस में। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर और डिटेल में पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल। कैसे? एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन दी थी। एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में बताया था कि सोसाइटी में लोग क्यों रिवोल्ट करेंगे, क्यों लोग क्रांति करेंगे सोसाइटी में, वाई, इनइक्वालिटीज की वजह से, क्योंकि असमानता होगी, असमानता की वजह से लोग रिवोल्ट करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच में डाली जाएगी। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी अप्रोच है जिसको पहले इंडिविजुअली स्टडी किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच हाइब्रिड डिसिप्लिन की तरह मानी जाती है। ठीक है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की थोड़ी सी हिस्ट्री आएगी जिसमें एरिस्टोटल ने इन सब की बात की थी। तो आप एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट हियर क्योंकि हम ऑलरेडी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन इसकी पढ़ चुके हैं कि स्पेसिफिक कॉजेज क्या थे और जनरल कॉजेज क्या थे, ये सभी चीज़ें इसमें रहेंगी। अच्छा वेट अ मिनट, क्योंकि मुझे कुछ सेशंस ऐड अप करवाने हैं आप लोगों के बैचेस में, बार बार मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं तो थोड़ा रिप्लाई टाइम पे करना ज़रूरी है। ठीक है, वेट। कल 22 है ना, 22 अक्टूबर, कल आप लोगों की 2 क्लासेस हैं। ओके, से 11 डाल देती हूँ कि 26 को, एंड केवल बाकी सब देखा जाएगा, टाइमिंग चेंजेस हो जाएंगे। ओके, अच्छा आप लोगों के भी मैं 3 सेशंस ऐड करने वाली हूँ जिसमें हम एम एन रॉय और अम्बेडकर को पढ़ेंगे, और एक में हम ह्यूमन राइट्स और इक्वलिटी को कवर करेंगे, और एक सेशन में हम जस्टिस को कवर कर लेंगे। ऐसे मैं 3 सेशंस ऐड करूँगी आने वाले टाइम में, व्हेनेवर आई फील लाइक। अभी फ़िलहाल बाकी के जो 2-3 कोर्सेज़ मेरे चल रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन को छोड़ करके, पहले मैं सोची उनकी क्लासेस कवर कर लूँ, सो दैट फिर आप लोगों की ही क्लासेस पे डायरेक्टली मैं ध्यान दूँ। ठीक है, आप लोगों की क्लासेस ज़्यादा हैं, उन लोगों की जल्दी फिनिश हो जाएंगे, अगले 1-2 दिनों में मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनकी फिनिश हो जाए।
तो मेथड्स टू प्रिवेंट रेवोल्यूशन, ये सब भी हम कवर कर चुके हैं। तो अब आते हैं सिंपल मॉडर्न पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ना है एक्चुअली में। ठीक है, तो आज के ज़माने में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में दो स्कूल्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है मार्क्सिस्ट स्कूल। मार्क्सिस्ट आपको पता है, कार्ल मार्क्स खुद एक सोशलिस्ट बोलते हैं हम कार्ल मार्क्स को, क्योंकि कार्ल मार्क्स इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे कि जो वर्किंग क्लास है इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, बुर्जुआजी क्लास इनका शोषण कर रही थी। इसीलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि लोगों को रिवोल्ट करना चाहिए, है ना। तो वो सोशियोलॉजी सोसाइटी में सोसाइटी के बेसिस पे सोसाइटी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कैपिटलिज्म से ज़्यादा, क्योंकि कैपिटलिज्म इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है, यानी एक इंसान पे ज़्यादा फोकस करता है, ह्यूमन को सेंटर में, मैन को सेंटर में रखता है। लेकिन मार्क्सिस्ट क्या करेंगे, कार्ल मार्क्स के लिए इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोसाइटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, आगे दूसरे स्कूल में आते हैं वेबेरियन स्कूल। वेबेरियन स्कूल है मैक्स वेबर के ऊपर। मैक्स वेबर सभी जानते हैं, मैक्स वेबर ने इनको क्रिटिसाइज भी किया था कार्ल मार्क्स को। इन्होंने कहा था कि जो इनकी एक्सप्लेनेशन है हिस्ट्री की कार्ल मार्क्स की, वो मोनो कैजुअल है। मोनो कैजुअल का मतलब एक तरफा है, एक तरफा है इनकी हिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो मार्क्सिस्ट में हम देखते हैं सबसे पहले दो स्कूल आते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच में। ठीक है, इस अप्रोच में सबसे पहले जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, इनका कहना है, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, कार्ल मार्क्स को हम बोलते हैं ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। अब एंशियंट टाइम्स में इफ आई से कि हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज एरिस्टोटल। लेकिन जब भी मॉडर्न पॉलिटिकल सोशियोलॉजी मॉडर्न वर्ड ऐड हो गया है, तो अब आएगा कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने ये सजेस्ट किया था कि अगर आपको पॉलिटिक्स को समझना है, किसी पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है कि किसी देश में क्या हो रहा है, किसी भी देश में क्या हो रहा है, तो आप उसको समझ सकते हो उसके बेसिक स्ट्रक्चर से, कि उस सोसाइटी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। और उसी के बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि क्लासेस के बीच में रिलेशंस क्या है। मतलब आपस में जो क्लासेस हैं, जैसे कि वर्किंग क्लास हो गई और बुर्जुआजी क्लास हो गई, अगर ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है इनका, कॉन्फ्लिक्टिंग, वर्किंग क्लास चाहती है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, अब सॉरी बुर्जुआजी क्लास चाहती है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, वर्किंग क्लास चाहती है बेटर फैसिलिटीज, हाई सैलरीज, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो बेस्ड अपॉन दैट हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स अपनी अप्रोच में क्या बोलेंगे। तो मार्क्सिज्म में हमने देखा था कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच में मार्क्सिज्म में स्पेशली दो स्कूल्स हैं, तो वही सेम स्कूल्स यहाँ पर आएंगे, एज इट इज रिपीट होंगे, जो हमने पेपर 1 सेक्शन ए में पढ़े थे। सबसे पहला जो स्कूल मैंने आपको पढ़ाया था मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में, वो था इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल, जो ये मानते हैं कि स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, डोमिनेंट क्लास के लिए काम करता है। स्टेट एक एग्जीक्यूटिव कमिटी है, स्टेट का काम है बस वो डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना जो बुर्जुआजी क्लास ने लिए हैं। जबकि दूसरा स्कूल आता है स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल, जो ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें स्टेट के पास में ऑटोनॉमी आ जाती है, मतलब स्टेट अपने आप फंक्शन करता है, ऑटोनॉमसली फंक्शन करता है। ऐसा नहीं है कि उसका बुर्जुआजी क्लास रन करेगी फिर उस सिचुएशन में। ठीक है, तो ऐसा बोला गया। तो ये हमें देखने को मिला इसमें मार्क्सिस्ट स्कूल में कि ये दो स्कूल्स हैं। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज लिखोगे कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की अप्रोच क्या कहती है। इसमें दो स्कूल्स है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की अप्रोच में, पहला है मार्क्सिस्ट, दूसरा मार्क्सिस्ट को काउंटर करने वाले हैं वेबेरियन। ठीक है, तो सबसे पहले मार्क्सिस्ट आप लिखेंगे क्योंकि कार्ल मार्क्स एक सोशलिस्ट है, तो इसमें सबसे पहला आएगा मार्क्सिस्ट और उनका आर्ग्यूमेंट देंगे मैक्स वेबर। ठीक है, तो इसमें इंस्ट्रूमेंटलिस्ट डिस्कस कीजिए एंड स्ट्रक्चरलिस्ट डिस्कस कीजिए। और क्योंकि मार्क्सिस्ट की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे नियो मार्क्सिस्ट भी हैं जिनके बारे में हमने पेपर 1 सेक्शन ए में पढ़ा था, तो वही सब चीजें हम यहाँ पर रिपीट होंगी। जैसे कि नियो मार्क्सिज्म में हम देखते हैं कि ग्रामशी थे, ग्रामशी ने ये बताया कि अगर आपको इक्वालिटी लानी भी है सोसाइटी में, ठीक है, कि किसी एक सोसाइटी में, अब देखो डेवलपिंग सोसाइटी जो है, जैसे इंडिया की सोसाइटी होगी या अफ्रीका हो गया या जो भी दूसरी सोसाइटीज है साउथ एशिया में, इन सोसाइटीज में हम देखते हैं कि इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा है।
मतलब जो अमीर है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। ठीक है, तो इनका ये कहना था। तो ग्रामशी ने कहा कि ऐसा इसीलिए है बिकॉज ऑफ सिविल सोसाइटी, मतलब जो वर्किंग क्लास है अगर वो चाहे भी रेवोल्यूशन लाना तो भी वो रेवोल्यूशन नहीं ला पाएंगी, बिकॉज इंटीग्रल स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है। याद है ग्रामशी ने 3 लेयर स्ट्रक्चर दिया था, कार्ल मार्क्स ने 2 लेयर दिया था, ग्रामशी ने 3 लेयर बताए थे। ग्रामशी ने बोला था कि एक बीच में सिविल सोसाइटी होती है, यानी स्कूल, मीडिया, चर्च, ये सभी इनके लिए काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक इंटीग्रल स्टेट का कॉन्सेप्ट रहेगा जिसमें स्टेट सिविल सोसाइटी के साथ में मिलकर के अपनी हेजीमनी बना करके रखेगा। तो ऐसे में जो भी आउटकम्स आएंगे उसके वो बहुत ही डिफरेंट आएंगे, आउटकम्स बहुत डिफरेंट आएंगे। तो मार्क्सिस्ट का यही कहना था कि किसी भी कंट्री में आप देखोगे कि बेसिक स्ट्रक्चर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है एंड बेस्ड अपॉन दैट जो भी अमीर लोग होते हैं वही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। तो मार्क्सिस्ट ने इसीलिए क्लास स्ट्रक्चर सोसाइटी का एनालाइज किया, स्टेट का नेचर क्या होगा, कोअर्जन में होगा स्टेट, स्टेट कोअर्जन यूज करेगा, कोअर्जन मतलब फोर्स का यूज करेगा, स्टेट फोर्स का यूज करेगा ताकि जो वर्किंग क्लास है उसको सप्रेस कर सके, उनको एक्सप्लॉइट कर सके। रेवोल्यूशन की बात की इन्होंने, प्रोटेस्ट की बात की थी, ये सभी बातें पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में सोसाइटी के बेसिस पे इन्होंने बोली। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने बोली। अब आ जाते हैं मैक्स वेबर। इस अप्रोच में मैक्स वेबर का कहना था कि देखो देखो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का मतलब क्या है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का मतलब होता है कि आप पॉलिटिक्स से ज्यादा अब सोसाइटी पे फोकस करो और सोसाइटी के बेसिस पे कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। ठीक है, सोसाइटी में क्या हो रहा है इस पे डिपेंड करते हुए आप ये जानने की कोशिश करो कि सबसे पहले कौन कौन सी क्लासेस आपस में लड़ रही हैं और ये सब चीजें, इसी के बेसिस पे ही पूरा डिफरेंस आ जाता है। जैसे पूरा कंट्री की जो डेवलपमेंट होगी, कंट्री की जो प्रोग्रेस होगी वो सोसाइटी पे निर्भर करती है। ये कहना है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच का। यानी अभी तक हमने जब सिस्टम अप्रोच देखी और हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच देखी तो हमने देखा कि बीच में सेंटर में हमेशा से पॉलिटिकल सिस्टम रहा है ना। हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम को सेंटर में रखते हुए, क्योंकि ये अच्छे डिसीजन लेते थे, इस पे रखते हुए सारे डिसीजन इस पे बेस किए गए एंड इसको स्टडी किया गया, पूरे सिस्टम को इस तरीके से स्टडी किया गया। लेकिन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच में एक डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में जो डिफरेंस आता है उसका डिफरेंस सोसाइटी के बेस पे डिफरेंशिएट किया जा रहा है। यानी ये बोलते हैं कि एक सोसाइटी कैसे, सोसाइटी में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सोसाइटी में क्या हो रहा है, वो चीज डिसाइड करेगी कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड होगी और कौन सी कंट्री डेवलपिंग बनेगी। ठीक है, ये बोला गया है इसमें। तो सेम चीज फिर मैक्स वेबर ने यही बोला। मैक्स वेबर कौन थे? मैक्स वेबर क्रिटिक थे कार्ल मार्क्स के, और मैक्स वेबर सोशियोलॉजिस्ट भी थे और साथ में कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने जो कार्ल मार्क्स के अजम्पशंस थे उसको चैलेंज किया। सबसे पहले कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल दैट हैपेंस इन द सुपर स्ट्रक्चर। कार्ल मार्क्स का कहना था कि सुपर स्ट्रक्चर यानी सोसाइटी में जो होता है वो सभी कुछ वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। यानी अगर इंडिया में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सारे बुर्जुआजी क्लास ही ले रही है, दैट इज वाई इंडिया में अभी तक ग्रोथ नहीं हुई है। इसीलिए भी हम देखते हैं कि 90% ऑफ द पीपल इन इंडिया दे आर इन दी पुअर सेक्शन, अभी भी वो पुअर क्लास में, पुअर क्लास का पार्ट है। उसका सारा रीजन ये ब्लेम करते हैं कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। लेकिन इसको चैलेंज करते हैं मैक्स वेबर कि ये आप गलत बोल रहे हो, आपने एक तरफा चीज बोली है, सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा ब्लेम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे डाल दो कि इन्हीं की वजह से ये सब चीजें हैं। अपनी बुक लिखी थी मैक्स वेबर ने, बुक का नाम था इनका प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म। इस बुक में मैक्स वेबर का कहना है कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स है उसके चलते कैपिटलिज्म का राइज हुआ। ठीक है,
प्रोटेस्टेंट एथिक्स का क्या मतलब होता है, मतलब एथिक्स फॉलो किए गए, यानी इन्होंने बोला कि ये मार्क्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। इनका मानना था कि जो एथिक्स फॉलो किए गए उसके चलते मिडिल क्लास का राइज हुआ। तो ऐसा नहीं है कि पोलराइजेशन हुआ क्लासेस के बीच में। जब भी कार्ल मार्क्स बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस की। पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस की मतलब, मान लो ये एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में कुछ लोग बहुत अमीर हैं, ठीक है, मान लो ये बहुत अमीर है और ये बीच में ठीक ठाक है, और ये अपनी एक छोटी सी एमएसएमई चला रहे हैं, एंटरप्राइज चला रहे हैं, और बाकी मेजॉरिटी जो है सोसाइटी में मान लो वो सभी वर्कर्स हैं। तो हमने देखा था कैपिटलिज्म में कार्ल मार्क्स ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं कि कैपिटलिस्ट जो होते हैं ये अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं। ये लोग मशीन्स वगैरह परचेज करेंगे जिसकी वजह से इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन चली जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऐसी छोटी कंपनियां, ऐसी छोटी एमएसएमईज जो ट्राई कर रही हैं बड़ी बनने की, ये सभी फेल हो जाएंगी क्योंकि मोनोपोली यहाँ पर तब एस्टैब्लिश हो जाएगी, जिसके चलते जो वर्किंग क्लास होगी, ठीक है, वो तो अपनी इनके पास में बार्गेनिंग पावर इनकी कम होती जाएगी। अब एट द सेम टाइम ये जो एमएसएमई वाले लोग हैं जो छोटे अपने बिजनेसेस चला रहे थे, ये लोग भी इसका पार्ट बन जाएंगे, वर्किंग क्लास का ही पार्ट बन जाएंगे। एंड फाइनली एट द एंड कार्ल मार्क्स का कहना था कि दो ही क्लासेस रहेंगी, या तो बुर्जुआजी क्लास रहेगी या फिर वर्किंग क्लास रहेगी। ये जो मिडिल क्लास थी ये अबॉलिश हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, एकदम डिसअपियर हो जाएगी। तो यानी पोलराइजेशन हो जाएगा इस तरीके से, मतलब मिडिल क्लास चली जाएगी और पोलराइजेशन हो जाएगा, सिर्फ दो ही क्लासेस रहेंगी, ठीक है। ये कहना था कार्ल मार्क्स का, लेकिन इसको सपोर्ट नहीं करते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कहते हैं, देखो कार्ल मार्क्स ही बोलते हैं जैसे जैसे कैपिटलिज्म एडवांस होगा उस टाइम पे सोसाइटी पूरी दो क्लासेस में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन मैक्स वेबर ने बोला कि ऐसा नहीं है, जैसे जैसे कैपिटलिज्म एडवांस होगा धीरे धीरे मिडिल क्लास का ग्रोथ होगा, जैसे कि इंडिया में देखा गया। आप इसमें इंडिया का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। इंडिया में 1947 में आपको पता है कि मैक्सिमम जनता, 90% जनता पुअर थी, 90 के 95% जनता पुअर थी। आज के टाइम पे इंडिया में मिडिल क्लास रूल कर रही है, मिडिल क्लास मेजोरिटी में है। तो जैसे जैसे कैपिटलिज्म आया हमारी कंट्री में 1991 के बाद में कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, ओपन किए गए, रिफॉर्म्स लाए गए, एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए, उसके चलते हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो भी जो गरीब लोग थे जो अपने गांव में खेती वगैरह करते थे, दे स्विच टू अदर जॉब्स, इंडस्ट्रीज में जॉब करने लगे। धीरे धीरे करके इनकी सैलरीज बढ़ने लगी, ऑब्वियसली बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी, बच्चे इनके स्कूल में जाएंगे तो बच्चों को अच्छी नौकरियां मिलेंगी। अब वो इतने पुअर नहीं रहेंगे ये फैमिलीज, जिसके चलते मिडिल क्लास का राइज हुआ। तो यानी मैक्स वेबर ने जो बात बोली वो कहीं ना कहीं सही भी है। तो मैक्स वेबर इसी चीज को बताते हैं, इसी चीज को हाईलाइट करते हैं अपने सोशियोलॉजी की अप्रोच में। और इसमें हमें काफ़ी सारे रेफरेंस भी मिलते हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि एक है वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्टोफर जेफर्ड। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आईजीपी सेक्शन में, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो पेपर 1 सेक्शन भी होगा उसमें अच्छे से पढ़ेंगे इनके बारे में। तो मैक्स वेबर क्योंकि एडमायर करते थे कैपिटलिज्म को, तो ये मानते थे कि कैपिटलिज्म सबसे रैशनल है, इसीलिए एक नया स्कूल पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का स्टार्ट करेंगे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने हालांकि बहुत टाइप के कॉन्सेप्ट दिए हैं, ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी है, अथॉरिटी की थ्योरी दी है, आइडियल टाइप की थ्योरी दी है, पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्सेप्ट बताया है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लोग वो पढ़ते हैं जो सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा जाता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ये पॉलिटिकल साइंस में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ज्यादा फोकस सोसाइटी पे डाल दिया। और आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस में सेंटर पे क्या होता है, पॉलिटिक्स होता है, सोसाइटी नहीं होती। पॉलिटिकल साइंस में सेंटर में स्टेट को माना जाता है, स्टेट कोर कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी कोर कॉन्सेप्ट नहीं है पॉलिटिकल साइंस में। और इसी की वजह से हम देखेंगे कि आगे जाकर के काफी दिक्कत आएगी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। क्योंकि हम देखेंगे कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद में, सॉरी वर्ल्ड वॉर टू, हाँ 1945 के बाद में सभी लोग
सोसाइटी को ज़्यादा स्टडी करेंगे, स्टेट वगैरह चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आप खुद देखो, जब से ये नई अप्रोच आई है, मॉडर्न अप्रोच जिसको बिहेवियरल अप्रोच बोला जाता है, बहुत सारे सर्वेज हो रहे हैं, अलग अलग फैक्टर्स पे बात हो रही है, इकोनॉमिक फैक्टर पे, सोसाइटी फैक्टर पे, इंटरनेशनल रिलेशन फैक्टर पे। स्टेट के ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो रही है। हम पेपर 1 सेक्शन ए में अब तक स्टेट के बारे में ही पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्टेट को सेंटर में नहीं ले रहे, हम सोसाइटी और बाकी सब एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम फील्ड सर्वे कर रहे हैं, हम क्वांटिटेटिव डेटा साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी चीजें हम कर रहे हैं। ठीक है, इससे रिच लिटरेचर तो आ गया हमारे पास में। ठीक है, हम कास्ट को अब ज्यादा वो दे रहे हैं कि कास्ट में भी, एक कंट्री में अगर कास्ट का कुछ एलिमेंट है तो उसकी वजह से भी ग्रोथ या डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। एथनिसिटी, रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, ब्यूरोक्रेसी, इन सब चीजों को पढ़ा जाता है। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ स्टेट सेक्टर में होता था। इसकी वजह से हम देखेंगे कि क्या होगा आज के टाइम पे, प्रेजेंट स्टेटस देखोगे अगर, तो इनिशियली तो देखो बहुत ही ज्यादा एंथुजियाज्म था इस अप्रोच को लेकर के। हमने अभी तक तीसरी अप्रोच कर रहे हैं, उसमें पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच को लेकर के लोग बहुत एंथुजियास्टिक थे, बिकॉज उनको पढ़ने को बहुत कुछ मिला कि क्यों सोसाइटी में ऐसा होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से इतनी ज्यादा डिफरेंट हो जाती है सिर्फ सोसाइटी के बेस पे, कि वहां पर कल्चर कैसा है, वहां पर चीजें कैसी हैं, उसके ऊपर उसके ऊपर बेस करके सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी, उन सब चीजों को लेकर के, क्या कास्ट है, क्या एथनिसिटी है, उन सब चीजों को, उन सब बातों को लेकर के अगर आप कंसिडर करेंगे, तो शुरुआत में तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बीच में इस अप्रोच को यूज करने की। लेकिन लेटर ऑन ये अप्रोच को लेकर के वो एंथुजियास्टिक नहीं रहेंगे, ये खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही पॉलिटिकल स्कॉलर्स को आगे डेंजरस फील हुआ कि पॉलिटिकल साइंस का जो डिसिप्लिन है, इसकी आइडेंटिटी खो जाएगी, इसकी खुद की जो पहचान है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का मतलब है पॉलिटिक्स को सेंटर में रखना, स्टेट को सेंटर में रखना, और आप पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच में सोसाइटी को सेंटर में रख रहे हैं, बार बार सोसाइटी को पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सोसाइटी से ही सब कुछ होता है, स्टेट का तो ज्यादा रोल है ही नहीं, सारी चीजें सोसाइटी से आती हैं। आप ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये सभी पॉलिटिकल स्कॉलर सोशियोलॉजिकल रीजंस ढूंढने लगे हर एक पॉलिटिकल फिनोमिना के पीछे, कि ऐसा क्यों हुआ, सोसाइटी की वजह से हुआ होगा, हर एक चीज के पीछे। तो ये ऐसा खतरा आ रहा था कि पॉलिटिकल साइंस का जो डिसिप्लिन है अब वो सोशियोलॉजी में मर्ज हो जाएगा, और फाइनली पॉलिटिकल साइंस नहीं रहेगा, सोशियोलॉजी में ही पॉलिटिकल साइंस को स्टडी किया जाएगा। इसीलिए उस टाइम पे कुछ स्कॉलर्स थे, इंक्लूडिंग, ये नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, थेडा स्कॉकपॉल। थेडा स्कॉकपॉल कहती हैं कि हमको दोबारा से स्टेट को सेंटर में लाना होगा, हम जो सोसाइटी पे इतना फोकस कर रहे हैं इसकी वजह से पॉलिटिकल साइंस का जो डिसिप्लिन है खतरे में आ रहा है। ब्रिंग बैक द स्टेट, दोबारा से स्टेट पे ही ध्यान देते हैं, सोसाइटी में नहीं जाते हैं। तो इन्होंने यही बताया कि हमको दोबारा से स्टेट की सेंट्रलिटी को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, और तब जाकर के यहाँ पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट सोसाइटी को अब ज़्यादा दिक्कत उसमें ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, और इसीलिए फिर आगे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का जो डिसिप्लिन है वो सब डिसिप्लिन बना दिया जाएगा सोशियोलॉजी स्कूल में, पॉलिटिकल साइंस में। दिस वॉज अबाउट पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो यानी हमने अभी तक, रिवाइज करते हैं, हमने अभी तक 3 अप्रोचेस पढ़ी हैं। ठीक है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की, एंड पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच हमने पढ़ा, साथ में हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की अप्रोच इसीलिए भी बढ़िया है क्योंकि इससे हमें सही सही नेचर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का जो बिहेवियर है, प्रोसेसेस का, वो समझ में आता है। ठीक है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स के बारे में ये बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जिसके थ्रू हम अपने जो भी लॉज हैं, डिसीजन हैं, सब कुछ इसमें लेते हैं, जो कि पूरे सोसाइटी में इन्फोर्स किया जाता है सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, तो हमने देखा कि 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, ये सभी तो आप खुद ही पढ़ लेना, जो जो मैंने हाईलाइट किया है अभी तक, जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, वो बेसिक सबसे मेन चीज़ है। बाकी सब आपका रीडिंग मटेरियल पर्सपेक्टिव से मैंने दिया है।
तो हमने देखा अभी तक, एक तो थी सिस्टम अप्रोच, नई अप्रोचेज आई हैं, ये सभी हम मॉडर्न अप्रोचेस पढ़ रहे हैं बाय द वे अभी, ये सभी मॉडर्न अप्रोचेस हैं, जिसमें से एक अप्रोच आती है सिस्टम अप्रोच। हमने सिस्टम अप्रोच में देखा किसने दी थी सिस्टम अप्रोच, दी थी डेविड ईस्टन ने। ये चाहते थे कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मॉडल तैयार करें जिसके थ्रू हम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री, कोई भी कंट्री हो दुनिया की, उसको यहाँ से समझा जा सके, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही बायस थी, ज़्यादा डिटेल में नहीं थी। आगे हमने देखी थोड़ी डिटेल में आएगी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, लेकिन इसमें भी सेम ही कमियां होंगी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में भी सेम कमियां रहेंगी जो सिस्टम अप्रोच में थी। इसमें भी ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, इसमें भी सिर्फ फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दिया गया। ये गैब्रियल आल्विन ने दी थी, ठीक है। और इसमें फंक्शंस के बेसिस पे बोला कि हर एक सोसाइटी में कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, बस वो कैसे परफॉर्म करते हैं उसकी वजह से डिफरेंस नेचर में आ जाता है, डिफरेंस कि डेवलप्ड कंट्री अलग बन जाएंगी और डेवलप्ड, इसीलिए डेवलप्ड कंट्री की जो सोसाइटी होती है और जो डेवलपिंग कंट्री की सोसाइटी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। आगे देखते हैं सोसाइटी के बेस पे, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के बेस पे आगे पढ़ाई की जाएगी। एक अप्रोच आएगी जिसमें सोसाइटी को सेंटर में रख करके समझा जाएगा कि क्यों एक डेवलप्ड देश और एक डेवलप होता हुआ देश, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, किन रीजंस की वजह से उनमें इतना अंतर है, या जो गरीब देश है उनमें क्या डिफरेंस है। वो सोसाइटी पे डिपेंड करेगा, सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है। तो लेकिन बाद में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, तो इसकी लिमिटेशंस वगैरह थोड़ा ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी लिमिटेशंस है, इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप पढ़ लोगे, ठीक है। अलग अलग स्कॉलर्स ने थोड़ा अलग अलग व्यू दिया है, तो अलग सोशोलॉजिस्ट हैं पॉलिटिकल सोशोलॉजी को लेकर के, ठीक है। बाकी दिस इज अबाउट पॉलिटिकल सोशोलॉजी। जैसे कि ग्रीर एंड ऑर्लेंस है, इनका कहना है कि ये बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, कॉल्ड दी स्टेट। ये इंटरैक्शंस जो सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बीच में इंटरैक्शंस होती हैं उसको स्टडी करता है। तो कुछ ऐसे पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं जो इसको नैरो एंड लिमिटेड मानते हैं। उनका मानना है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में सिर्फ प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन होता है सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के बीच में, जबकि पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करती है स्टेट के साथ में और एग्जामिन करती है सोसाइटी को। जबकि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में क्या होता है, सोसाइटी से स्टार्ट होता है और स्टेट को एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लिपसेट को मेंशन कर सकते हो कि कितना नैरो है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट उसको नैरो मानते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को ये लिमिटेशन आ जाएंगी इसकी, ठीक है। बाकी फ्यूचर में आने वाला जो बैच नंबर 8 होगा उसमें भी फर्दर और एडिशंस होंगे, तो उसमें थोड़ा और एडिशन में लिमिटेशंस वगैरह का बना करके आपको एक अलग से नोट्स में दे ही दूंगी, ठीक है। स्पेशली इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए तो आई थिंक जो भी आप नोट्स फॉलो कर रहे हो उसमें एज इट इज़ ये सभी चीज़ें दी होंगी, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर कुछ होगा और ज़्यादा तो आप ऐसे कुछ क्लास नोट्स की क्लासेस रहेंगी, सारी क्लासेस आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्लासेस ऐसे रहेंगे जैसे प्लेटो है, तो एक क्लास होगी प्लेटो क्लास नोट्स नाम से, बैच 8 में। तो आप सिर्फ ये क्लास नोट्स वाली क्लास देखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं कुछ नई एडिशनल चीज़ें डिक्टेट कराऊंगी या उसमें कुछ बता भी दूंगी अगर मुझे लगता है तो, ठीक है, कि कुछ रिक्वायरमेंट है तो आई टेल, अदरवाइज उसमें सिर्फ ये डिक्टेशन रहेगा। तो जब भी ये क्लास नोट्स हमारे पूरे हो जाएंगे तो जो भी बनाते हैं डेली बेसिस पे बैच 8 में से किसी एक बच्चे को मैं बोल दूंगी कि बैच 7 में भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दें, या तो आप उसको डायरेक्टली सेव कर सकते हो या उसको एक बार पढ़ लेना if you want, ठीक है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हिंदी मीडियम के लिए आई एम टेलिंग यू कि बेस्ट मटेरियल इग्नू ही है इसके लिए। इनफैक्ट इंग्लिश मीडियम के लिए भी इग्नू इसका बेस्ट मटेरियल ही है। ये जो सभी नोट्स हैं इग्नू से ही बनाए गए हैं। तो अगर कोई लिमिटेशन लिखनी है, एक दो पॉइंट्स लिखो बस, क्या क्या लिमिटेशन है, दैट्स इट, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना इग्नू फॉलो करके वहाँ से कर सकते हो आप, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्पेशली, क्योंकि इग्नू का जो मटेरियल है वो इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला बहुत अच्छा है। तो 3 अप्रोचेस हो गई। अब आते हैं चौथी अप्रोच पे, विच इज़ द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। पॉलिटिकल इकोनॉमी, इकोनॉमी से रिलेटेड आते हैं हमारे लिबरल स्कूल। आपको पता है इकोनॉमी को प्रमोट करने वाले कौन है, लिबरलिज्म। ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, स्टेट बिल्कुल भी इसमें वो ना करे, इंटरफेयर ना करे, ये सभी बातें इसमें रहेंगी, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ आता है लिबरल स्कूल।
पॉलिटिकल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने वाले, स्पेशली फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे? मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी के फादर हैं एडम स्मिथ। हाँ, तो एडम स्मिथ हैं, उन्हीं को क्रिटिसाइज करने के लिए फिर आएंगे मार्क्सिस्ट स्कूल वाले। और मार्क्सिस्ट स्कूल वो वाला होगा इंस्ट्रूमेंटल स्कूल एंड स्ट्रक्चरल स्कूल, जो हमने पेपर 1 सेक्शन में दिया है, वो एज इट इज यहाँ पर रिपीट होगा। स्ट्रक्चरिस्ट का मानना है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें जो स्टेट है वो ऑटोनॉमस बन जाता है। ठीक है, देयर आर सम सिचुएशंस जिसमें स्टेट के पास में ज़्यादा पावर आ जाएगी, ऑटोनॉमस बन जाएंगे, ऑटोनॉमी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी में सबसे पहले स्कॉलर स्टडी करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द स्टेट को, याद रखिए। ठीक है, यानी अब स्टेट में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। देखो जितने भी अप्रोच हैं, आप जितनी भी अप्रोच देखो, पहली थी सिस्टम, दूसरी है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, तीसरी थी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, फिर है पॉलिटिकल इकोनॉमी, अगली है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, अगली है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, सिस्टम अप्रोच पे भी पॉलिटिकल सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया, सेंटर में दिया गया था ठीक है, लेकिन ज्यादा डिटेल में किस पे बात की गई? इनपुट आउटपुट पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे बात की गई कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में रहते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शन में भी स्ट्रक्चर और फंक्शंस पे ध्यान दिया गया, पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं दिया गया। सोशियोलॉजी में सोसाइटी पे ध्यान दिया गया, स्टेट पे ध्यान नहीं। कहीं पे भी इस पूरी अप्रोचेस में कहीं पे भी स्टेट पे सेंटर में नहीं है, स्टेट कहीं पे भी स्टेट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, सो व्हाट वी सी इज इकोनॉमी में इकोनॉमिक पॉलिसीज जो स्टेट की होती हैं उस पे ध्यान दिया गया, पूरे स्टेट पे नहीं ध्यान दिया, स्टेट की बस इकोनॉमिक पॉलिसीज पे ध्यान दिया है। ऐसे ही यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दिया जाएगा, यहाँ डेवलपमेंट पे, यहाँ पे कल्चर पे ध्यान दिया जाएगा कि किसी कंट्री में कल्चर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि एक कंट्री कैसा डिसीजन लेती है और उसके अकॉर्डिंग एक कंट्री में किस तरीके से डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में स्कॉलर्स स्टडी करते हैं कि एक स्टेट की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है। इसमें एडम स्मिथ आते हैं, हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी। इनकी बुक सभी को याद है, द वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी इन्होंने, इनकी सबसे पहली फर्स्ट टेक्स्ट बुक है जो पॉलिटिकल इकोनॉमी में मानी जाती है। और एडम स्मिथ डिफाइन करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी को कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऐसी एक साइंस है जिसमें जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो स्टेट्समैन होते हैं, वो अपने देश में प्रॉस्पेरिटी लाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं। आप अपने देश को और भी ज़्यादा ग्रोथ और उसको और अमीर बनाना चाहते हो तो आप ऐसी चीज़ें फॉलो करते हो। तो एडम स्मिथ जो थे हमारे, ही वाज अ क्रिटिक ऑफ मर्सेंटाइलिज्म। क्रिटिक मर्सेंटाइलिज्म क्या होता है पहले इसको देखते हैं। मर्सेंटाइलिज्म क्या होता है हम पहले भी बता चुकी हूँ मैं ये आपको। मर्सेंटाइलिज्म में होता क्या था, पहले आपको पता है यूके में मर्चेंट्स हुआ करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी 1499 में, ये कंपनी में ये एज अ मर्चेंट्स आए थे। मर्चेंट्स ये क्या करते थे, यूके से आते थे, इंडिया में सामान खरीदते थे। ठीक है, इसको बोट पे ले जा करके कहाँ लेके जाते थे, यूरोप में लेके जाते थे और इन्हीं सामान को थोड़े महंगे दामों पे बेचते थे। तो इंडिया तो मैन्युफैक्चर कर रहा था। ठीक है, मान लो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुई, कोई सामान है, कोई एक बोरी भर के कोई सामान है, ये मान लो बेचा गया 1000 रुपये में। ठीक है, और बना बना ये था 100 रुपये में, बेचा गया 1000 में मान लीजिए। ठीक है, इंडिया की प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड थी एक्चुअली। तो ये लोग क्या किया करते थे, एज अ मर्चेंट यहाँ से परचेज करके इसको यहाँ सेल किया करते थे 2000 रुपये में। ठीक है, ऐसे 2000 तो खैर ज़्यादा ही हो गया, 1500 रुपये में सपोज। तो इनका कॉस्ट भी तो लगेगी यहाँ से लेके जाने की और फिर बेचने की। ठीक है, तो ऐसे इनका हो रहा था पूरा यूके का। तो एडम स्मिथ इसके अगेंस्ट में थे। एडम स्मिथ ये नहीं चाहते थे कि ऐसा करना चाहिए यूके को, ब्रिटेन को। ये लेजीज फेयर स्टेट को सपोर्ट करते थे। लेजीज फेयर स्टेट की कोई ड्यूटी ना हो इस तरीके से
और अपना खुद का मैन्युफैक्चर करो और ये सब चीज़ें करो, मार्केट पे छोड़ दो सब चीज़ें, ठीक है। ये इस चीज़ में बिलीव करते हैं। और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज करने वाले होंगे आगे कार्ल मार्क्स के स्कूल का जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी का, ये एडम स्मिथ की जो पॉलिसीज है उसको क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने अपना क्रिटिक दिया है पॉलिटिकल इकोनॉमी का, ठीक है। एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो एडम स्मिथ की पॉलिसीज हैं, एडम स्मिथ की पॉलिसीज की वजह से फायदा तो होगा अगर आप लेजीज फेयर स्टेट के पास जाते हैं, ठीक है, ओपन मार्केट छोड़ देते हैं, फायदा तो होगा इसका, लेकिन इसका फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों को होगा, कुछ ही लोगों को इसका फायदा होगा, सभी को फायदा नहीं होगा, पूरी कंट्री को फायदा नहीं होगा, सिर्फ बुर्जुआजी क्लास को फायदा होगा। ये कहना था एडम स्मिथ के क्रिटिसिज्म में मार्क्सिस्ट का, कार्ल मार्क्स का स्पेशली, ठीक है। तो उसी हिसाब से थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले लिबरल स्कूल के बारे में बात करते हैं। लिबरल स्कूल हम देखते हैं, लिबरल स्कूल में एडम स्मिथ लिबरल स्कूल से बिलोंग करते हैं, और लिबरल स्कूल में हमें दो फर्दर स्कूल्स देखने को मिलते हैं। पहला है क्लासिकल एंड नियो लिबरल, सेम है ये, और स्कूल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स या सोशल लिबरलिज्म सेम है। अब इसमें आइडियोलॉजी याद करो, आइडियोलॉजीज के चैप्टर जब हमने शुरू किया था तो हमने वहां पर लिबरलिज्म पढ़ा था। ये एग्जैक्टली एज इट इज रिपीट कर रही हूँ मैं, वो वही सब बातें जो हम वहाँ पढ़ चुके हैं। आइडियोलॉजीज में हमने लिबरलिज्म का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म होगा, ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म क्या था, जिसमें स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है, स्टेट इंटरफेयर नहीं करता है कोई भी पॉलिसीज में। फिर हमने देखा एडम स्मिथ इसी को प्रमोट करते थे आगे जाकर के, लेकिन इसको पिग्स फिलोसफी बोला गया, तब जाकर के मॉडर्न लिबरलिज्म आएगी या पॉजिटिव लिबरलिज्म आएगी, जिसमें वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। यानी अब स्टेट का रोल होगा, स्टेट सभी जो गरीब लोग हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। लेकिन आगे देखा कि इसके ऊपर बर्डन आ गया, तो इसलिए दोबारा से चले गए ये नियो लिबरलिज्म में कि देखो स्टेट को कोई रोल मत दो, सभी चीजें मार्केट पे छोड़ दो, यानी स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अगेन। तो इसीलिए एक स्कूल तो हमारा बन जाता है क्लासिकल लिबरलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म का। लेकिन हम 1990 में देखेंगे कि नियो लिबरलिज्म में भी दिक्कत आएगी, और इसी वजह से वापस से फिर आएगा सोशल लिबरलिज्म, यानी दोबारा से वेलफेयर स्टेट, स्टेट की प्रेजेंस होनी जरूरी है। तो काफी क्लोज होता है, लेकिन स्टेट प्रेजेंट रहेगा। पीपीपी की बात की गई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई, ज्यादा रोल जिसमें प्राइवेट को दिया जाएगा और स्टेट सिर्फ कुछ ही हिस्सों में थोड़ा सा काम करेगा, ठीक है। तो ये दोनों स्कूल्स लिबरल स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो आप पढ़ते हैं इसको फर्दर और डिटेल में। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच काफ़ी यूजफुल हमारे लिए रही है, जब भी हम डेवलपिंग कंट्रीज को स्टडी करना चाहते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे को बहुत फायदेमंद होती है पॉलिटिकल इकोनॉमी की अप्रोच, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा ये रहता है कि इसमें ना इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक एज वेल एज अ नॉर्मेटिव अप्रोच। साइंटिफिक इसमें ऐसे रहेगा कि आप ग्रोथ के फैक्टर्स और वो सभी चीज़ें आप रिजल्टेंट इसमें पूरा देख सकते हो कि ग्रोथ कितनी हुई, ये सभी चीज़ें इसमें कैलकुलेट की जा सकती हैं, दैट इज वाई, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी सी। एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी देयरफॉर, इसीलिए इसको पॉलिसी साइंस भी बोलते हैं, कि नॉर्मेटिव इस एस्पेक्ट में कि आपकी जो सरकार है उसने अगर मार्जिनलाइज सेक्शन है कोई भी, ठीक है, जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए क्या पॉलिसी स्टार्ट की हैं, उस पॉलिसी के चलते इकोनॉमी पे क्या असर हो रहा है, सब चीज़ें इसमें कैलकुलेट की जाती हैं। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी ये जानने में काफ़ी हेल्प करती है। और जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इस क्वांटिटेटिव डेटा को यूज़ करके ये सजेस्ट करते हैं कि स्टेट को कैसी पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, जिसके चलते आगे जा करके आपकी कंट्री और डेवलप हो सकती है, बेहतर प्रोग्रेस कर सकती है, अच्छे स्थान पे जाके आगे पहुंच सकती है। जैसे कि आज हम बोलते हैं कि जैसे हम ऐसे नहीं करते कि चाइना ने हमसे पहले ही, हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे और इसीलिए चाइना आज इतना आगे है, इंडिया ने जबकि उसके 20 साल बाद किए, तो आज से अगले 20 साल बाद हम उस पोजीशन पे होंगे जहां पर चाइना है, हम ऐसे पूरा कंपेयर करके बोलते हैं। ये डेटा को क्वांटिफाई करके
वो पूरा कलेक्ट करके एनालाइज करके तब बोला जाता है। कौन बोलते हैं ये लोग पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, जो दो कंट्रीज को इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से वो करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, कंपेयर करते हैं। आया समझ? जैसे हमने डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट में एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि डेवलपमेंट का मॉडल अगर फॉलो करना है तो ली कुआन यू ने बोला था कि वो मॉडल मत फॉलो करो जो जो इंडिया फॉलो कर रहा है। लेकिन प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने एनालाइज किया था दोनों की स्ट्रैटेजी को, इंडिया और चाइना की, और इन्होंने ये अप्रिशिएट किया था कि चाइना ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है ह्यूमन डेवलपमेंट में। जैसे इन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज में बहुत काम किया है, वोकेशनल एजुकेशन एंड ये सब, जिसकी वजह से चाइना में ग्रोथ बहुत हुई। लेकिन इन्होंने ये हाईलाइट किया कि इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट की कमी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें समझ में आती है कि क्यों चाइना इतनी फास्ट डेवलप हो रहा है और इंडिया इतना डेवलप नहीं हो रहा है। तो हमको बेटर टूल्स मिलते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी से टू कंपेयर, टू नो दैट कि कौन सी चीज़ें फायदेमंद है। ठीक है, टू नो दैट कि क्या ऐसा मतलब रीजन है जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में इतना डिफरेंस है, कि क्यों चाइना हमसे आगे है, और अगर हमें चाइना को ओवरकम करना है, चाइना से आगे निकलना है, तो बेस्ड अपॉन दिस डेटा ये हमको पॉलिसीज बताएंगे कि इंडिया को कैसी पॉलिसीज लेनी चाहिए, जैसे कि लेबर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, ऐसी बहुत सी बातें बोली जाती हैं। अंडरस्टूड? आया समझिए? एनी डाउट? हाँ, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारी हो सकती है, ये इकलौती अप्रोच नहीं है, लेकिन है ना। लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी में इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेट की क्या होनी चाहिए उस पर फोकस किया जाता है। अब इसी को क्रिटिसाइज करने वाले थे मार्क्सिस्ट स्कूल, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल स्कूल आता है, जो ये बोलता है कि स्टेट जो भी डिसीजन लेता है, स्टेट की जो भी पॉलिसीज होती हैं वो बुर्जुआजी क्लास के लिए होती है, क्योंकि ये सारे डिसीजन बुर्जुआजी क्लास के लिए लेता है, क्योंकि स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआजी क्लास, स्टेट इज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ बुर्जुआजी क्लास। इनकी कमिटी है, स्टेट तो बस उसको इम्प्लीमेंट करता है जो डिसीजन बुर्जुआजी क्लास लेती है। ऐसे ही स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल होता है जो ये बोलता है मार्क्सिस्ट स्कूल में कि कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर रिलेटिव ऑटोनॉमी आती है, और लेकिन जब भी क्राइसिस आएगा तब हमेशा स्टेट बुर्जुआजी क्लास का ही साथ देगा। ठीक है, तो इसी में हमने इसमें स्ट्रक्चरलिस्ट देखे थे हुमजाल्वी। हुमजाल्वी स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट हैं। तो इन्होंने स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट अप्रोच अप्लाई करके ये समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान का जो स्टेट है उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी समझने की कोशिश की कि कौन सी पॉलिसीज पाकिस्तान को फॉलो करनी चाहिए, या पाकिस्तान में क्या नेचर है स्टेट का। तो उसमें इन्होंने बताया कि पाकिस्तान को इन्होंने बोला इट इज द ओवर डेवलप्ड स्टेट। ये इन्होंने इकोनॉमी के बेस पे बोला। ओवर डेवलप्ड कैसे है? कायदे से दूसरी कंट्रीज आप देखोगे तो पहले दूसरी कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। मतलब पहले दूसरी कंट्रीज इकोनॉमिकली ऐसे राइज करती रही, एक बार जब आप इकोनॉमिकली ऐसे राइज करते हो, एक पोजीशन आती है जब आप डेवलप बन जाओगे, सभी अपॉर्चुनिटीज जो भी करना था वो सब हो गया, अब वो पॉलिटिकली डेवलप्ड होंगे, अब पॉलिटिकली एक्टिव रहेंगे। जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, ये सभी कंट्रीज जो हैं, हम देखेंगे कि सबसे पहले इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी, उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। तो इसीलिए वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी, तो इतनी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हुई दिक्कत इंडिया के केस में। इंडिया और पाकिस्तान के केस में क्या है, क्योंकि इनकी लेगेसी ऐसी है, कॉलोनियल लेगेसी है, मतलब यहाँ पर कॉलोनी हुआ करती थी ये, एंड ब्रिटिशर्स का रूल था, जिसके चलते हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ और पॉलिटिकली बहुत एडवांस हो गए हम लोग, है ना। जैसा आपके आपको एक्सपीरियंसेस जैसे दिए जाते हैं उसके बेसिस पे काफी पॉलिटिकली एडवांस हो गए थे। ठीक है, लेकिन आगे इसमें पता चलेगा कि इतना पॉलिटिकल एडवांसमेंट आया तो, लेकिन उसी की वजह से वही एक रीजन है जिसकी वजह से आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ये नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस हैं, इनको सिर्फ अपने पावर में रहने से मतलब है। ठीक है, ये लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि इनको पता है कि पॉलिटिक्स में इनको रहना है, तो जो भी ये अपनी पॉलिसीज लेकर के आते हैं, ये पॉपुलिस्ट पॉलिसीज लेकर के आते हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। जैसे
यूपी सरकार ने रिसेंटली, काफी दूसरी सरकारें भी हैं जिन्होंने फार्म लोन्स जो थे, फार्म वेवर किया है। फार्म लोन्स वेवर आपने सुना होगा, माफ कर दिया फार्मर्स का जो इतने हजारों करोड़ का लोन था। उसके बजाय, माफ करने की बजाय, अब इसमें तो देखो बहुत सारे बड़े बड़े जमींदार भी थे जिन लोगों ने लोन लिया होगा, इसके जगह पे आपको बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज देनी चाहिए थी। ये देते तो कम से कम आगे जो आने वाले साल हैं उनमें इनकी फसलें कभी खराब नहीं होती, ताकि आगे जाकर के ये अपना जो भी लोन उठाते तो उसका रीपेमेंट ये कर सकते थे अच्छे से। इनका भी घर मतलब फूलता फलता, इनके पास में भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता इनका। तो पॉलिटिशियंस पॉपुलिस्ट मेजर यूज करते हैं, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो यही चीज समझाता है हमको पॉलिटिकल इकोनॉमी का अप्रोच। इसमें आप हुमजालवी को कोट कर सकते हो, आप गुनार मिर्जाल को कोट कर सकते हो, इनके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था। ये नॉन मार्क्सिस्ट स्कॉलर है, इनकी बुक है, बुक का नाम है एशियन ड्रामा, जिसमें ये एनालाइज करते हैं इंडिया के स्टेट को, इंडोनेशिया को, और बोलते हैं कि इंडिया का जो स्टेट है वो सॉफ्ट स्टेट है। इंडिया में अगर कोई लॉ लेकर के आना है वो बहुत डिफिकल्ट होगा, कोई चेंज लेकर के आना डेवलपमेंट के मामले में ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा इंडिया में। ऐसा क्यों डिफिकल्ट होगा? वाई? वाई इट विल बी डिफिकल्ट? टेल मी। क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया में जो हमने फ्रीडम लिया है, गांधी ने जो हमको फ्रीडम का मेथड सिखाया वो था नॉन ओबीडियंस से, मतलब डिसोबीडियंस से आया है। हम रूल तोड़ने वालों को ज्यादा उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। प्रेशर ग्रुप से ज्यादा मैटर करेगा ये सब चीजें, ठीक है। ऐसे ही इसमें अतुल कोहली को कोट कर सकते हो, अतुल कोहली भी नॉन मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं। इनका कहना है ये इंडिया में ना लैंड रिफॉर्म्स को एनालाइज करते हैं, और इन्होंने बोला है कि ही हैज हाईलाइटेड द पुअर कैपेसिटी एंड द क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी ऑफ इंडियन स्टेट। कि इंडिया जो स्टेट है, इंडिया का जो स्टेट है वो सॉफ्ट स्टेट है। इंडिया में अगर हमको गवर्नेंस अच्छे से करनी है, अच्छे से डेवलपमेंट करनी है, डिसीजंस हमको टाइमली लेने पड़ेंगे, और वो डिसीजंस तभी होंगे जब हमारी जो पॉलिटिशियंस है वो अच्छे से डिसीजंस लें। लेकिन पॉलिटिशियंस तो को तो सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट से मतलब है, उनको डेवलपमेंट से मतलब नहीं है। ये भी रीजन है कि 1947 के बाद में तब लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई थी, और आज तक भी लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। ये भी दिक्कत है, जिसके चलते जब भी नई इंडस्ट्रीज खोलनी होती है तो आपको लैंड एक्विजिशन की जरूरत होती है, जिसके लिए लैंड रिफॉर्म्स को होना बहुत जरूरी है। इंडिया में कोई भी नया आपको बिजनेस खोलना हो तो आपको लैंड एक्विजिशन में बहुत डिफिकल्टी होगी। आया समझ? तो अतुल कोहली भी इसी चीज को हाईलाइट करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में। तो इससे हमें देखो काफी कुछ सीखने को मिलता है कि क्यों ऐसा है कि यूएसए में इतनी डेवलपमेंट है और चाइना में इतनी डेवलपमेंट हुई और इंडिया में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई। सारा मतलब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और यूजफुल एस्पेक्ट है पॉलिटिकल इकोनॉमी का, एक ऐसी अप्रोच है जिससे हमें ये चीज समझ में आती है कि हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसमें क्या क्या फ्लॉज हैं, किन चीज़ों को सुधारा जा सकता है, और क्या सॉल्यूशंस उसमें अप्लाई किए जा सकते हैं, जिसके चलते हम अपनी खुद की सरकार को और बेहतर कर सकें, और बेहतर डिसीजंस ले सकें, अपनी कंट्री को फर्दर हमारी ग्रोथ आ सके। तो वही चीज़ है, इसमें ये चीज़ बताई गई है, हाईलाइट की गई है। और इसमें लेकिन ऐसा है, पॉलिटिकल इकोनॉमी की वीकनेसेस भी हैं। पहला, कि इसका जो स्कोप है ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी को ही एनालाइज करता है, दूसरी पॉलिसीज को एनालाइज नहीं करता। इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, सोशल पॉलिसी होती है, पब्लिक पॉलिसी होती है, बहुत सारी पॉलिसीज होती है। ये सिर्फ इकोनॉमिक से डील करता है। कल्चरल पॉलिसीज कैसी होती है उससे डील नहीं करता, ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरा, इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर, यानी ये जो बायसनेस है इसकी पॉलिटिक्स को लेकर के, बायसनेस कैसे है, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच की बायसनेस है टुवर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ बायस है, और जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसकी तरफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की अप्रोच बायस्ड नहीं है, ठीक है। ये बोलते हैं कि जो डिसीजंस, क्योंकि देखो पॉलिटिकल इकोनॉमी ने ये बोला कि आइडियली क्या होना चाहिए, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप हुई है, वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में पहले पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया, बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इसीलिए सारी दिक्कत है।
तो ये भी तो एक बायसनेस हुई ना, तो इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी। अब इसी के साथ हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच भी यहीं पे खत्म होता है। आगे हमारी 3 अप्रोचेस बची हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, तो उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच है हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच। पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, जहां पर हम एक कंट्री की क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट का लेवल है उसको लेकर के दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ में शेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में करो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है इकोनॉमी में, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में। पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच दी है लूसियन पाई ने, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखेंगे। लूसियन पाई ने दी है, बस आपको इतना ही लिखना है जितना मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ये अप्रोचेस, ये सभी चीजें, ये 10 नंबर में 15 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इतना ही लिखना है, लिमिटेशंस के साथ में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो लूसियन पाई ने 3 पैरामीटर्स दिए हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के, कि 3 ऐसे पैरामीटर होते हैं जिसके बेसिस पे आप दो कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हो और उसके बेसिस पे बता सकते हो कि कौन सी कंट्री ज्यादा एडवांस है किस मैटर में। ठीक है, पहला पैरामीटर होगा इक्वालिटी पे। अब इक्वालिटी से मेरा मतलब है पॉलिटिकल इक्वालिटी, लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री कितनी एडवांस है। इसके बेसिस पे ये कंपेयर करते हैं। जैसे कि यूएसए में कभी इलेक्शंस होते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो वोटर टर्नआउट होता है वो बहुत हाई होता है। मतलब जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक्चुअली वोट दे करके आते हैं, बहुत हाई रहता है। इंडिया जैसी कंट्री में हाई नहीं होता है। इंडिया में अगर 100% लोग वोट दे सकते हैं तो उसमें से 58-60% लोग ही वोट देने जाते हैं, बाकी सब वोट नहीं देते हैं। वो सब रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि कहाँ गैप आ जाता है। ठीक है, दूसरा आता है कैपेसिटी में। कैपेसिटी का मतलब है यहाँ पर स्टेट की क्या कैपेसिटी है। मतलब अब यूएसए में अगर कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट करना हो तो लॉ इम्प्लीमेंट करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना ज्यादा आसान है वहां पर। इंडिया जैसी कंट्री में लॉ इन्फोर्स करना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है उसमें, क्योंकि स्टेट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। स्टेट ऑलरेडी सॉफ्ट स्टेट है। पॉलिटिशियंस को अपने से मतलब है, डेवलपमेंट से तो मतलब ही नहीं है पॉलिटिशियंस को। तीसरा इसमें पैरामीटर है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट का काम होता है, वो काम गवर्नमेंट का कौन सी एजेंसी कर रही है। ठीक है, अब जैसे यूएसए में क्लियर कट एजेंसीज हैं कि ये आपका काम है, ये संभालोगे। लेकिन इंडिया में क्या होता है, आपने ये सुना होगा, अपनी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा कि प्लानिंग कमीशन और जो फाइनेंस कमीशन है उसके कुछ जो रोल्स थे वो ओवरलैपिंग थे। कुछ ऐसे इनके रोल्स और कुछ ऐसे फंक्शंस हुआ करते थे जो ओवरलैपिंग थे। फाइनेंस कमीशन भी उसके पास भी पावर थी उस पर कुछ सजेस्ट करने की, एंड प्लानिंग कमीशन के पास में भी पावर थी। यानी हम देखते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन नहीं थी। हर एक काम के लिए, कोई भी फंक्शन आपको सरकार का करना है उसके लिए अलग से एक बॉडी होनी चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होनी चाहिए। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में फंक्शन एक होगा तो दो दो बॉडीज को होगी, जैसे सीआईसी और सीवीसी हो गई। ठीक है, ऐसी दिक्कत रहती है यहाँ पर। एक पर्टिकुलर काम के लिए सिर्फ एक ही बॉडी के पास नहीं है। आया समझ? तो ये 3 पैरामीटर्स हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के, इक्वालिटी के बेसिस पे, कैपेसिटी के बेसिस पे एंड डिफरेंशिएशन के बेसिस पे। और इसमें बोलते हैं कि इन तीनों की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, ठीक है, वो काफी पुअर है। इंडिया का जो स्टेट की कैपेसिटी है वो भी पुअर है, और इंडिया में डिफरेंशिएशन भी काफी पुअर है। इंडिया में मतलब मल्टीपल बॉडीज के पास में सिमिलर फंक्शंस हैं। मतलब मल्टीपल बॉडीज, मल्टीपल, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, या नीति आयोग आप मान सकते हो, इन लोगों के पास में मतलब सेम से फंक्शंस हैं। और इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत भी रहती है कि फाइनली किसकी चलेगी इस मैटर पे। तो वो तीनों चीजों में ये पुअर है इंडिया, जिसकी वजह से इंडिया को सॉफ्ट स्टेट बोला जाता है, कि इंडिया में ये सब लाना मुश्किल है। तो इसी में सैमुअल पी हंटिंगटन, वही सैमुअल पी हंटिंगटन जिन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। सैमुअल पी हंटिंगटन इंडिया के बारे में बोलते हैं। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है पॉलिटिकल डिके का। इनका कहना है कि पॉलिटिकल डिके एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन में मिसमैच होता है। जैसे कि
इंडिया में अगर आप देखो तो इंडिया में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट में, स्टेट के अफेयर्स में, स्टेट के यू नो लेट्स से पॉलिटिकल पार्टीज में कोई इलेक्शन हो रहा है, जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उस हिसाब से इंस्टीट्यूट उतने नहीं है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन उतना नहीं है, मतलब बॉडीज उतनी नहीं है उसको रेगुलेट करने के लिए। जैसे कि लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल, आपको पता है कि नंबर ऑफ जजेस कितने कम है, पॉपुलेशन देखिए 1.3 बिलियन, एंड कंपैरेटिवली सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस सभी मिला करके देखोगे तो कितने लाखों लोग, कितने करोड़ों लोग के लिए सिर्फ एक जज बैठा हुआ है। ऐसा भी होता है ना। तो दिस इज व्हाट वी सी। तो यानी मिसमैच है यहाँ पर। ऐसे ही एक पुलिस थाना है कहीं पर, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पुलिस थाने होंगे और उसके अंडर में पुलिस फोर्स अगर आप काउंट करोगे तो कितनी कम निकलेगी। सिमिलरली डॉक्टर्स की भी सेम चीज। तो दिस इज व्हाट वी गेट टू नो अबाउट इंडिया, कि इंडिया में पॉलिटिकल डिके है। इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल डिके, ऐसा सैमुअल पी हंटिंगटन का कहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिसमैच है। जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ती है वैसे वैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को भी अडाप्ट करना चाहिए और इंक्रीज करने चाहिए अपने इंस्टीट्यूशंस। मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, जितनी गरीब कंट्रीज है ना, जितनी भी, ये सभी पॉलिटिकल डिके में है, इंडिया को इंक्लूड करके। यहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस तो है, पार्टिसिपेशन भी है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, उतने इंस्टीट्यूशन और बॉडीज नहीं है। फर्दर पुलिस रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, वो हुआ नहीं है। आज भी कॉलोनियल टाइप के, जो कॉलोनियल लेगेसी है पुलिस रिफॉर्म्स, वैसे पुलिस पूरा उसका स्ट्रक्चर है जैसे पुराने जमाने में हुआ करता था। लोग देखो, पुलिस वाले ही देख लो आप, हाइट के बेसिस पे रिक्रूट किया जाता है। और आज पुलिस वाले इतने स्टेमिना भी नहीं होता उनमें, इतने अनहेल्दी पुलिस वाले और जीप पे बैठ के घूम रहे होते हैं। अगर उनको किसी चोर को पकड़ना पड़ जाए सपोज, तो क्या उनके लिए ये चीज पॉसिबल होगी? भाग ही नहीं पाएंगे। तो फ्रॉम द 1970s ऑनवर्ड्स हम अब देख रहे हैं कि डी इंस्टीट्यूशनलाइज चल रहा है अब तो वैसे भी। तो क्रिटिसिज्म यही किया जाता है इसका कि पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट अप्रोच है ये कंसिडर करती है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, ये आइडियल टाइप है, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जहाँ पर उस हिसाब से इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो सभी आइडियल नहीं है। वो सब तो यानी बाइसनेस देखने को मिलती है हमें। ये मानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज बेहतर हैं, आइडियल टाइप है, और अगर दूसरी कंट्रीज में वेस्टर्न कंट्रीज जैसा नहीं है तो फिर वो सभी दे आर इन द पॉलिटिकल स्टेट ऑफ पॉलिटिकल डिके, ऐसा माना जाता है। तो ये क्रिटिसिज्म में आप डाल सकते हो। बट दिस इज द पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच बाय लुसियन पाई। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच दी थी सैमुअल पी हंटिंगटन एंड डेविड एप्टर ने। ठीक है, इन्होंने बोला था कि अगर आपस में दो कंट्रीज को कंपेयर करना है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट से ज़्यादा उन कंट्रीज को उनकी मॉडर्नाइजेशन पे कंपेयर करो कि कौन से स्टेज की मॉडर्नाइजेशन पे वो लोग हैं अभी। ठीक है, लेकिन बाद में क्योंकि हमने देखा कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच जो अभी हमने पढ़ी उसको क्रिटिसाइज किया गया था कि ये वेस्टर्न कंट्रीज के प्रति बायस्ड है। तो इसमें पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में ये बोला गया कि कोई भी आप मॉडल चूज कर सकते हो अपनी पॉलिटिकल सिस्टम का। जरूरी नहीं है कि आपको प्रेसिडेंशियल मॉडल ही फॉलो करना हो, आप पार्लियामेंट्री भी फॉलो कर सकते हो, आपको जो ठीक लगे वैसा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम आप फॉलो करो। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि मॉडर्नाइजेशन हो रही है किस हिसाब से। तो यानी पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में मॉडर्नाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उसके पैरामीटर्स पे ध्यान दिया जाता है कि आपकी कंट्री कौन से, इनमें से कौन से स्टेज में है। सबसे पहले है इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर है अर्बनाइजेशन, फिर है सेक्युलराइजेशन एंड फिर है रैशनलाइजेशन। तो माना यही जाता है कि एक बार अगर मॉडर्नाइजेशन हो गई तो ऐसी कंट्रीज में
ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी आ जाएगी, ये माना जाता है। ठीक है, क्योंकि किसी कंट्री में भी अगर मॉडर्नाइजेशन आती है, मॉडर्नाइजेशन हो गई, डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी का मतलब अब पॉलिटिकली भी मॉडर्नाइजेशन आ गई, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे? लोग मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल होगा, लोगों में कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी डेमोक्रेसी को लेकर के, एंड इसी के चलते एट द एंड नेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। और ऐसी कंट्री हमेशा लोग अपनी एथनिसिटी वगैरह को भूल करके साथ में आएंगे, जैसे कि आजकल इंडिया में हो रहा है। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन शुरू हुआ। पहले इंडिया, गांधी का कहना था कि लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, है ना, रूरल इंडिया की बात करते हैं, तो इसीलिए गांधी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मानते थे कि वो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आई इंडिया में तो धीरे धीरे अर्बन एरियाज आने लगे, शहर आने लगे। शहरीकरण के चलते, जैसे गांव में क्या होता था, जब आप गांव में रहते हो तो गांव में ये छुआछात और मतलब कास्ट को लेकर के और ऊंच नीच को लेकर के ये काफी रहता है। लेकिन शहर में आने के बाद में सब लोग साथ में रहने लग गए, धीरे धीरे सेक्युलराइजेशन हुआ। सेक्युलराइजेशन मतलब अब आप रिलीजन, कास्ट और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा भेदभाव नहीं करोगे। और फिर आगे धीरे धीरे रैशनलाइजेशन आएगा। रैशनलाइजेशन मतलब आप लॉजिक से सोचोगे कि हम सभी एक हैं, यूनाइट हो गए, यूनिटी आएगी, यूनिटी के चलते सब मिलकर के साथ में काम करेंगे और अपने देश को मॉडर्नाइज करते हुए आगे लेकर के जाएंगे। तो ये सैमुअल पी हंटिंगटन की थ्योरी थी पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, जिनमें इनका कहना था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट से ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन के बेसिस पे आप कंपेयर कीजिए, अल्टीमेटली एक दिन जाकर के ये सभी कंट्रीज भी बेहतर बन जाएंगी। मॉडर्नाइजेशन की बस स्टेज अलग होती है सभी कंट्रीज की। ठीक है, एनी डाउट? ओके, समझ आ रहा है ना प्रंजल? आपको कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को शायद डिफिकल्टी हो रही है। पता नहीं व्हाई एम आई फीलिंग दैट, मेरे अंदर ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स इसमें बता पाऊँ। अब लास्ट अप्रोच हमारी रह गई है, इसके बाद हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो अप्रोचेस वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी कल है, तो उसमें हम ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक भी कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट है पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच का मतलब है कि अगर किसी भी कंट्री को, दो कंट्रीज को आपस में कंपेयर करना है, उनका नेचर पता करना है, तो उसको उसके कल्चर के बेसिस पे करो। कल्चर यानी लोगों की क्या वैल्यू है, लोग किन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, लोग कैसे कल्चर को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि कल्चर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है जो काफ़ी हजार सालों से या कुछ शताब्दियों से, मतलब सेंचुरी से आप उसको फॉलो करते आ रहे हो। तो यानी कल्चर को ऐसे यूज किया जा सकता है कि दो जगहों को कंपेयर करने में, जैसे वेस्ट में इंडिविजुअलिज्म है और नॉन वेस्ट में, मतलब इंडिया और जैसी दूसरी कंट्रीज है, एशिया में कलेक्टिविज्म है। तो वही सेम चीज है कि कल्चर को बेस लेकर के, कल्चर के बेसिस पे कंपेयर करो इन दोनों, डायरेक्ट स्टेट के बेसिस पे ना करके कल्चर पे करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर, इसमें भी पॉलिटिकल कल्चर, कल्चर में तो देखो बहुत टाइप के कल्चर होते हैं, रिलीजन को लेकर के, बहुत कुछ लेकर के, आपकी क्या प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन ये बोलते हैं पॉलिटिक्स का क्या कल्चर रहा है आपके देश में, उसको दूसरे देश का पॉलिटिक्स क्या क्या कल्चर रहा है उसके साथ में कंपेयर करो। पॉलिटिकल कल्चर का मतलब है लोगों की पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर के क्या वैल्यूज रही हैं, क्या नॉर्म्स रही हैं, क्या ओरिएंटेशन रहा है। तो ये जो था, ये दिया था सिडनी वर्बा एंड गैब्रियल आल्बर्ट ने, ये अप्रोच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इस अप्रोच में ये मैक्स वेबर के जो आइडियल टाइप है उसको भी थोड़ा एनालाइज करते हैं, डेविड ईस्टन का इनपुट आउट मॉडल को भी लेकर के ये चार मॉडल्स देते हैं। ठीक है, आपको बस ये चार मॉडल याद रखने हैं। पहला है पेरोकियल, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, पार्टिसिपेट एंड सिविक कल्चर, यानी चार कैटेगरीज देते हैं ये कि चार टाइप के पॉलिटिकल कल्चर हमें पूरे दुनिया में देखने को मिलते हैं। पहला पेरोकियल, पेरोकियल का मतलब है कि आपको मतलब ही नहीं है, आप इनडिफरेंट हैं। ठीक है, आपको मतलब ही नहीं है कि दूसरी जगह पे क्या हो रहा है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपने कल्चर से मतलब है, दैट इज पेरोकियल इंडिफरेंट। मतलब यहाँ पर लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम से मतलब नहीं होता है,
जैसे कि जो लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रह रहे हैं, जो ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, क्या इंडिया में जो पॉलिटिक्स में हो रहा है उनको उससे मतलब है? कोई मतलब नहीं है। दे हैव अ पैरोकियल एटीट्यूड टुवर्ड इट। मतलब ऐसे लोग कि पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट की पॉलिसीज क्या है, स्टेट क्या डिसीजन ले रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। ऐसा कल्चर है इन लोगों का। तो यानी दुनिया में कुछ लोगों का कल्चर ऐसा भी होता है जिनको मतलब ही नहीं होता पॉलिटिकल सिस्टम से। आया समझ? दोज हु आर indifferent towards the political system। दूसरे टाइप का होता है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। सब्जेक्ट का मतलब होता है आप सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट करोगे, सिटीजन की तरह नहीं। सिटीजन का मतलब होता है कि आप एक्टिव हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। सिटीजन का मतलब होता है पार्टिसिपेशन। सब्जेक्ट का मतलब होता है आप सिर्फ सब्जेक्ट की तरह बिहेव करोगे, सब्जेक्ट की तरह। जैसे मास्टर्स होते हैं और स्लेव्स होते हैं। स्लेव्स जो होते हैं वो मास्टर के सब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो मास्टर जो भी बोलता है स्लेव वही करता है, ठीक है। स्लेव ऐसा नहीं है उसमें पार्टिसिपेट करेगा गहन, मतलब मास्टर के साथ में थोड़ा कॉन्वर्सेशन करेगा, डिसाइड करेगा क्या करना है, नहीं। जैसा बोला जाएगा उससे उनको फर्क पड़ रहा है तो ठीक है। तो सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर होता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ पर, कुछ ऐसी भी कंट्रीज होती हैं जहाँ का कल्चर इस टाइप का होता है कि दे आर नॉट सिग्निफिकेंट एज फार एज इनपुट इज कंसर्न। मतलब कि इनको, मान लो पॉलिटिक्स में कोई भी इनको वो नहीं करना है, इनपुट नहीं देना पड़ेगा, ये उसमें एक्टिव नहीं होते। इनपुट देने में ये एक्टिव नहीं होंगे। ये एक्टिव होंगे मान लो कोई ऐसी पॉलिसीज आती है, दे आर जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटपुट। मान लो कुछ ऐसे रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, गरीब जो भी गांव वगैरह रहते हैं, वहाँ के कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, जो स्टेट से, सरकार से कुछ डिमांड नहीं रखते। लेकिन अगर सरकार कोई ऐसी स्कीम चलाती है जिससे उनका फायदा होता है तो वो उसका फायदा उठा लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे बेनिफिट के लिए स्कीम चलाई, ठीक है, पेंशन चलाई है हमारे लिए, चलो ठीक है, जाओ पेंशन लेकर के आओ। आए समझ? मतलब ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं कि सरकार को हमारे लिए ये चीज करनी चाहिए, बस सरकार ने कुछ किया तो उसका फायदा ले लिया। ये होता है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं बहुत सारी, वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर बिल्कुल ऐसा ही होता है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर होता है। दैट इज अ सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। हाँ, ऐसा एमएनसीज वालों में भी होता है। जो लोग ज्यादातर एमएनसीज में काम करते हैं उन लोगों को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता, पॉलिटिकल सिस्टम से मतलब नहीं होता। उन लोगों को अपनी जॉब से मतलब होता है। अगर उनके फायदे के लिए कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। अब आगे बात आती है पार्टिसिपेंट की। पार्टिसिपेंट मतलब अब ये इनपुट साइड में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने दो देखे। इसको डेविड ईस्टन के साथ में इनपुट आउटपुट अगर मैं मॉडल बनाऊं इसका तो कैसे बनेगा? पेरोकियल में डेविड ईस्टन ने बोला था एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट, है ना। इधर इनपुट है, इधर आउटपुट है। पेरोकियल में ना तो इनपुट जाएगा, ये अपना इनपुट नहीं डालेंगे, ना ही आउटपुट से इनको मतलब है, क्योंकि ये इनडिफरेंट है, इनको बिल्कुल मतलब नहीं है। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में हम देखेंगे कि इनपुट है, बीच में पॉलिटिकल सिस्टम है, और आउटपुट है। इनपुट में इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आउटपुट में अगर कोई पॉलिसी आई तो उससे इनको मतलब है। पार्टिसिपेंट में क्या होता है? पार्टिसिपेंट में इधर एक्टिव रोल प्ले होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों साइड, ठीक है। पार्टिसिपेंट में लोग एक्टिवली प्ले करेंगे एक्टिव रोल, सब्जेक्ट की तरह नहीं, सिटीजन्स की तरह। सिटीजन्स भी रहेंगे। यानी पॉलिटिकल कल्चर में हम देखते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज का होता है ना, स्पेशली यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज जो हुआ करती थी, दे यूज टू बी पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। आज के टाइम पे इंडिया में बहुत है ये, देर इज अ ग्रोथ ऑफ पार्टिसिपेंट। आज के टाइम पे हम लोग पॉलिटिक्स को लेकर के काफ़ी उजागर हो गए हैं। आज के टाइम पे हम काफ़ी अपने चीज़ें डिमांड भी करते हैं सरकार से, बहुत कुछ बोलते हैं, सरकार की पॉलिसी जो आती है उसके बारे में अपना फीडबैक देते हैं और क्या होना चाहिए वो बताते हैं। तो इंडिया में आज के टाइम पे पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर है। मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिटीजन की तरह एक्ट करेंगे। फिर आता है एक सिविक कल्चर। आज के टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज में ये है, वेस्टर्न कंट्रीज में सिविक कल्चर है, और ये सबसे ज्यादा बेहतर रहता है डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी के लिए। क्योंकि अगर
सभी लोगों ने, मान लो पार्टिसिपेट मतलब कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि 100% लोग अगर पार्टिसिपेट करने लग गए तो इससे डेमोक्रेसी को भी थ्रेट पहुंच सकता है ना। अगर 100% लोग पार्टिसिपेट करने लग गए तो इससे डेमोक्रेसी को भी पहुंच सकता है, क्योंकि 100% ने पार्टिसिपेट किया, मान लो मेजोरिटी लोग हैं 70%, ठीक है, और 30% माइनॉरिटी में है, तो सभी ने पार्टिसिपेट किया तो 70% वालों की चलेगी माइनॉरिटी पे। इससे इनको, इनकी जो डेमोक्रेसी है वो छिन गई, इनका लिबर्टी छिन गई, इनके राइट्स छिन गए, क्योंकि ये जो डिसाइड करेंगे, ये मान लो उनके नहीं भी मानते हैं माइनॉरिटी वाले तो भी इनको फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा हमने देखा ही था कि अगर हाई पार्टिसिपेंट कल्चर होता है, सभी लोग आपस में मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे में डेमोगोजिक लीडर राइज होते हैं जब मेजोरिटी आती है, जैसा कि जर्मनी में हुआ। ठीक है, तो दोबारा से बताती हूँ मैं। मैंने बताया एक तो पेरोकियल होता है, पेरोकियल मतलब जिसमें मतलब ही नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम में क्या हो रहा है, कौन सी स्कीम आ रही है, कोई मतलब नहीं है। एक होता है सब्जेक्ट, आप उसमें पार्टिसिपेट करके सरकार को बता नहीं रहे हो कि ये लेके आओ हमारे लिए, लेकिन अगर सरकार कोई डिसीजन लेती है तो आप उसका फायदा जरूर उठाओगे कि अच्छा है, ये मेरे बेनिफिट में है। फिर एक आता है पार्टिसिपेंट कल्चर। पार्टिसिपेंट का मतलब होता है आप पार्टिसिपेट करते हो, आप एक्टिवली डिमांड करते हो और उसी के बेसिस पे आउटपुट का भी फायदा उठाते हो। लेकिन यहाँ पे सारे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कुछ लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अब पार्टिसिपेंट से हाई पार्टिसिपेंट में चले जाते हैं, मान लो सारे ही पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, जिसमें वेरी हाई पार्टिसिपेंट कल्चर होता है। अगर सारी मेजॉरिटी लोग आकर के इस तरीके से करते हैं, एक लीडर को खड़ा करेंगे तो वो लीडर डेमोगोजिक लीडर बन सकता है, जैसा हिटलर के टाइम पे हुआ था। तो हम वेरी हाई पार्टिसिपेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे सिविक कल्चर की। सिविक कल्चर कौन सा होता है, इसीलिए सिविक कल्चर होता है जिसमें कुछ लोग पेरोकियल भी हो, कुछ लोग सब्जेक्ट कल्चर फॉलो करते हो और कुछ लोग पार्टिसिपेंट कल्चर फॉलो करते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री कल्चर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है सिविक कल्चर, जो सबसे बेहतर रहता है, जिसमें मेजॉरिटी जो रहेगी पार्टिसिपेट रहेगी। मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि 70%, आई एम सेइंग कि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ लोग जो होंगे उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ लोग सिर्फ रिसीविंग एंड पे होंगे कि उनको अगर कोई पॉलिसी आती है तो उनको फायदा हो जाएगा। इनको दोनों ही चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको इनपुट नहीं देना है, आउटपुट से फायदा है, इसमें दोनों साइड में फायदा होगा। ये होता है सिविक कल्चर, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री कल्चर्स। क्योंकि एक तो होता है पार्टिसिपेंट, ठीक है, वो हेल्दी है, फिर भी हाई पार्टिसिपेंट जब हो जाता है तो वो अनहेल्दी हो जाता है, वो डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस हो जाता है। क्योंकि जब सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सभी लोग साथ में आ गए, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो मेजोरिटी सेक्शन होगा, जो लोग मिल करके अपनी तानाशाही चला सकते हैं, अपने लीडर को ला करके, उनका लीडर सभी पे, जैसे हिटलर के टाइम पे हुआ था, हिटलर को इलेक्ट किया गया था बहुत हाई पार्टिसिपेशन के साथ में, मतलब इलेक्शन में पार्ट लिया था और हिटलर को वोट दिया गया। हिटलर जब आए पावर में तो हिटलर ने इन लोगों को मिथ ऑफ अपना सुपीरियोरिटी दे करके, हिटलर ने जूइश लोग जो कि माइनॉरिटी में थे उन लोगों को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए बेहतर होता है सिविक कल्चर रादर देन वेरी हाई पार्टिसिपेंट कल्चर। तो ये कल्चर के बेसिस पे इन्होंने ऐसा बोला, डिफरेंशिएट करने की कोशिश की कि कल्चर के बेसिस पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट होगी उस कंट्री में, या कैसे भी डिसीजन लिए जाएंगे, कैसे डिफरेंसेस अराइज हुए। आया समझ? हाई पार्टिसिपेशन कौन से कल्चर में आएगा? हाई पार्टिसिपेशन कहीं नहीं आएगा, ये बता रही हूँ मैं आपको। मंग पार्टिसिपेंट रहे, लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत भारी मात्रा में नहीं करना चाहिए, वो सही नहीं है। इसीलिए सिविक कल्चर बेटर है कि पार्टिसिपेशन भी हो, पेरोकियल भी हो और सब्जेक्ट भी हो। इसी के साथ हमारी जितनी अप्रोचेस थी आपस में दो कंट्रीज को डिफरेंशिएट करने की, कंपेयर करने की, वो खत्म हो चुकी है। कल हमारा टॉपिक आएगा जिसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इन सभी को कवर करेंगे। उसमें पहले ग्लोबलाइजेशन को कवर कर लेंगे, ठीक है।
और ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक वैसे तो पहले भी हम कवर कर चुके हैं काफ़ी, डेविड हेल्ड और इन सब के बारे में पहले हम पेपर 1 सेक्शन में बात कर चुके हैं। तो काफ़ी हद तक वो चीज़ एज इट इज़ रिपीट भी होने वाली है। ठीक है, जैसे आज देखो कितनी सारी चीज़ें रिपीट हुई। स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल, ये पूरा इसमें हुआ। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में होगा शायद हाई पार्टिसिपेंट वाला, नहीं, नॉर्थ कोरिया में तो फिर इलेक्शन ही नहीं होते मनदीप, वहाँ पार्टिसिपेशन कल्चर नहीं है, वहाँ तो डिक्टेटरशिप हो गई ना डायरेक्ट, वहाँ पे नहीं है ऐसा। नॉर्थ कोरिया में सब्जेक्ट कल्चर है, नहीं है वहाँ पर सब्जेक्ट है ना, क्योंकि किम जोंग जो है ये डिसीजन लेंगे, लोग बस रिसीविंग एंड पे रहेंगे, जो इन्होंने बोल दिया वो लोगों को करना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि कटिंग करा दो सबकी ऐसे, जैसे मेरा हेयर कट है तो सभी की वैसे कटिंग हो जाएगी, है ना, तो वो सिर्फ सब्जेक्ट के। इंडिया में सिविक वाला क्यों नहीं है? इंडिया में देखो, इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है, ट्रांजिशन में है मनदीप, क्योंकि ठीक है, ट्रांजिशन में है। लेट मी टेल यू, वेट। इंडिया में 1947 से पहले, जब लोग इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट से भी पहले, गांधी से आने से पहले, मैक्सिमम हम देखते थे कि पेरोकियल कल्चर था, लोगों को मतलब ही नहीं था अपने आप से, है ना, मतलब नहीं था। आगे देखा हमने 1947 के पास में आके इतना ज्यादा, और 1947 के बाद में भी हमारा सब्जेक्ट कल्चर रहा, आज़ादी के बाद में भी हम सब्जेक्ट कल्चर रहा कि सरकार ने अगर कोई स्कीम चलाई तो हमने फॉलो कर ली, हमारे फायदा हो गया, दैट्स इट। पार्टिसिपेशन नहीं रहा, क्योंकि हाई परसेंटेज ऑफ पीपल जो थे, काफ़ी परसेंटेज में आप देखोगे कि जो लोग थे वो इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, दैट्स वाई। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, तो सब्जेक्ट ही की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, रैशनलाइजेशन होता है उनके अंदर, वही थोड़ा आगे डिमांड कर सकते हैं कुछ ना कुछ, है ना। अब 90s के बाद, नॉट 90s के बाद, 90s में भी दिक्कत रही है, 2000 के बाद से स्पेशली रिसेंटली, आज ही के टाइम पे धीरे धीरे करके बढ़ा ये। और 2000 आई थिंक 10-11 के पास में हम देखेंगे कि करप्शन को लेकर के, ये जो स्कैम्स होंगे इसको लेकर के लोग कितना जागरूक हो जाएंगे, और लोकपाल और लोकायुक्ता ऐसी चीज़ों को लोग इसकी डिमांड करेंगे, है ना। ये आपने, आपको पता है जिसके चलते ये केजरीवाल पावर में आए और अन्ना हजारे आए थे, तो ये यहाँ से शुरुआत होती है हमारे पार्टिसिपेंट कल्चर की। इससे पहले सिर्फ सब्जेक्ट कल्चर चल रहा था, तो जब इतने सारे स्कैम्स हाईलाइट हुए, तब आगे जाकर के हमने देखा कि पार्टिसिपेंट कल्चर आया, अब पार्टिसिपेशन होगा। तो क्राइसिस में आज के टाइम पे इंडिया में पार्टिसिपेंट कल्चर है। धीरे धीरे करके जब ये बिल्कुल एडवांस हो जाएगी हमारी कंट्री, दिक्कत नहीं रहेगी इतनी, तब धीरे धीरे हम सिविक कल्चर में चले जाएंगे। तो ये एक तरीका है कंपेयर करने का कि आपकी कंट्री किस लेवल पे प्रेजेंट है। ओके, so this is it for today, for this class guys. Thank you very much for being so patient with me. I understand मेरी हेल्थ की वजह से इस बारी क्लासेस में फिर से ऊपर नीचे हो गया, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन अब की बार टाइफाइड की वजह से बहुत दिक्कत हो गई। लेकिन आने वाली क्लासेस मैं लूँगी आपकी, और उसमें हम कोशिश करेंगे फर्दर कि और भी बेहतर हम पढ़ाई आगे अपनी कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, सिलेबस तो बढ़ेगा ही, आई ट्राई माय बेस्ट, नए नए बैचेस आप लोगों के लिए आते ही रहेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।